है कमाई का अड्डा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। नए वित्त वर्ष का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में अच्छी खासी तेजी कायम है। भले ही आज सुबह में हमने ऑल टाइम हाई छुआ, अभी भी उसके आसपास कर रहे हैं कारोबार। क्या होगी आपकी आखिरी 1.5 घंटे की रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। वित्त वर्ष 2025 का शानदार आगाज, निफ्टी ने बनाया नया शिखर। एचडीएफसी बैंक, एलएनटी, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील ने भरा जोश। निफ्टी बैंक भी करीब 350 पॉइंट उछला। मिड और स्मॉल कैप्स में भी खरीदारी का जश्न। मेटल और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी, 3% ज्यादा दौड़ा निफ्टी मेटल इंडेक्स, 8% ज्यादा उछला। साथ वायदा का टॉप गिनर बना हिंदुस्तान कॉपर। वहीं टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी करीब 4% ज्यादा की मजबूती। वहीं रियल्टी इंडेक्स में करीब 6% का उछाल। मेटल्स और रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा खरीदारी, 3% से ज्यादा दौड़ा निफ्टी का मेटल इंडेक्स, 8% से ज्यादा उछाल के साथ बना वायदे का टॉप गेनर हिंद कॉपर। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील भी 4% ऊपर। वहीं डीएलएफ 6% भागा। इंडस टावर में दूसरे सत्र में भी जोरदार तेजी, 6% के तेजी के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। वोडाफोन में भी करीब 5% की मजबूती। और मार्च में 16% से ज्यादा घटी एस्कॉर्ट्स कुबोटा की घरेलू बिक्री। ट्रैक्टर सेल्स में करीब 17% की गिरावट हुई दर्ज। एमएनएम ने भी किया मायूस, बिक्री 4% घटी। ट्रैक्टर बिक्री भी अनुमान से कम। पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। और नई आर्थिक और बैंकिंग करेंसी व्यवस्था में प्रवेश कर चुका है भारत। आरबीआई के 90वें वर्षगांठ समारोह में बोले पीएम मोदी, कहा पिछले साल में जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर, अभी देश को बहुत आगे का तय करना है सफर। और भारतीय बाजारों में आज एक जोरदार सत्र बनता हुआ दिखाई दिया है। 0.5% ऊपर आपको निफ्टी दिखाई देगा। निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप्स अक्रॉस द बोर्ड तेजी का सिलसिला। और यही इन्फ्लुएंस लेकर हम भी आपके लिए बहुत बढ़िया ट्रेड्स आई एम श्योर आइडेंटिफाई करेंगे। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हर्षिता। और ये वो समारोह की झलकियां आपकी स्क्रीन पे, जिसमें सीएनबीसी आवाज को नवाजा गया पुरस्कार से अनुज सिंगल को और मनीषा गुप्ता जी को। ये आप उसकी झलकियां देख रहे थे। गुड आफ्टरनून हर्षिता। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्लोजिंग ट्रेडर्स के लिए एटलीस्ट अच्छी रहे। निवेशकों के लिए क्या था ये दिन? ये एक पर्व था। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने एक बार फिर से अपना ऑल टाइम हाई छुआ। बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं जो अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि निफ्टी रियलिटी, जैसे कि निफ्टी मेटल्स। क्या स्ट्रॉन्ग मूव! निफ्टी मेटल इंडेक्स याद रखिएगा आज अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ। अब यहाँ से अप्रोच क्या लेके चले? अब इस कार्यक्रम की शुरुआत में आई थिंक हम भी सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, बट अप्रोच क्या लेके चले इंडस्ट्रीज पे? लेके आइए निफ्टी करीब 22,463 के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। देखिए, ये मेरी सुबह भी चर्चा हुई थी, मिड सेशन में 12 बजे भी चर्चा हुई थी कि मैं इंडेक्स को अभी शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सोचना भी अगर आप देखें नहीं चाहूँगा। जो स्टैट्स का डेवलपमेंट है उसके मुताबिक याद रखिएगा, ठीक है, एक नया हाई क्रिएट करने के बाद थोड़ा सा 22
500 पे और 600 पे आपको कॉल राइटर्स का जमावड़ा दिखाई देगा, बट उसके अगेंस्ट 22,400 पे पुट राइटिंग भी है। ये मैंने 12 बजे भी कहा था कि एनी डिप टुवर्ड्स 410, 420 वो एक बाय की अपॉर्चुनिटी होगी इंडेक्स के ट्रेडर्स के लिए, स्पेशली ट्रेडर्स के लिए। लगभग 1 बजे के आसपास, 1:05 के आसपास हमारा एक स्विंग लगा 22,420 तक का डाउन स्विंग। आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा 90 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ अभी भी 22,500 पे कॉल राइटर्स हैं, बट 22,500 का पुट राइटर भी खड़ा हुआ है। तो हर्षता, मेरी अप्रोच यही रहेगी निफ्टी पे, स्टे लॉन्ग बाय द डिप्स टुवर्ड्स वो जोन जो कि सुबह हमारा RS1 था। हम अभी भी 22,380 और 438 तक के डिप्स को बाय करेंगे। मेटल्स कंट्रीब्यूट करते हुए, रियल एस्टेट कंट्रीब्यूट करता हुआ, कैपिटल गुड्स कंट्रीब्यूट करते हुए, बस थोड़ी सी कमी आज रह गई है रिलायंस की, अन्यथा HDFC बैंक ने भी बखूबी अपना काम किया। तो अप्रोच निफ्टी पे कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, बाय ऑन डिप्स की है टुवर्ड्स 380 और 438। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। देखिए 47,500 की जोन में हम ट्रेड कर रहे हैं और मेरा अभी भी मानना है जिस तरीके से हर्षता पहली बार 15 मार्च के बाद HDFC बैंक ने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ, हमने देखा था कि FIs ने एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर किए थे इंडेक्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में। उसका इम्पैक्ट आपको इस सबसे बड़े स्टॉक पे नजर आएगा और ये 50 डे को आज स्ट्राइक करता हुआ आई थिंक 15 मार्च के बाद पहली बार स्टे लॉन्ग की अप्रोच रहेगी। मेरे मुताबिक अगर आप इस वक्त के ऑप्शन स्टैट्स को देखें तो अभी भी 47,500 का पुट राइटर बहुत कन्विक्शन के साथ इस पुट पे बैठा हुआ है। आपकी स्क्रीन पे 47,500 की पुट का अभी भी आउटस्टैंडिंग वाई करीब 32 लाख का हर्षता। तो मैं यही कहूँगा 47,510 और 360 की ट्रेजेक्ट्री, वो पॉइंट जो कि सुबह की रणनीति में रेजिस्टेंस 1 था, जब तक स्क्रीन पे है स्टे लॉन्ग बाय डिप्स। ग्रेजुअली हर्षता आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 47, 840, 910 के क्लस्टर में हर्षता। ओके, तो ये फिलहाल रफ आइडिया कि किस डायरेक्शन में बाजार जा रहा है, लेकिन फटाफट से आपके लिए वो स्टॉक्स लेकर आते हैं स्क्रीन पर जिनमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी आज देखने को मिली है। ज़्यादा तेज़ी के सौदे हैं तो गेनर्स के साथ ही शुरुआत करेंगे। आज मेटल्स में अच्छी खासी रौनक आती हुई, JSW स्टील 5% ऊपर तो 4.5 से 5% के अगेंस्ट टाटा स्टील दिखा रहा है। अदानी पोर्ट में भी 2-2.5% का इजाफा है। डीवीज लैब जैसे काउंटर्स भी हैं जहां पर करीब 2.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। हेडलाइन में हम मेंशन कर रहे थे हिंदुस्तान कॉपर 9% ऊपर। ये इंडस टावर में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है, 6% का इजाफा है इधर। DLF पूरे रियल्टी स्पेस में, इनफैक्ट इंडस के साथ वोडाफोन भी देखना चाहिए। एक रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि जो यहाँ पर डी रेटिंग हो रही थी वो कुछ रिवर्स होती हुई या फिर कुछ कम होती दिखाई दे रही है इन स्टॉक्स के लिए। दबाव कहां पर है? आयशा 2% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 2% नीचे नंबर से पहले। टाइटन और भारतीय एयरटेल भी आज इस तेजी का हिस्सा नहीं बने हैं। ट्रेंट, LTI माइंट्री, PI इंडस्ट्रीज जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर दबाव। गोदरेज प्रॉपर्टीज इनफैक्ट तेजी में है सुबह से ही, मंदी में नहीं। तो ये इनफैक्ट आपके लिए अब तक की स्थिति साफ दिखाई दे रही है बाजार की। अब ऐसे में हमारे जानकार आपको किन स्टॉक्स पर फोकस करवाएंगे, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए क्लोजिंग आवर के लिए, इस सब पर बातचीत होगी। शरद अवस्थी से एक फंडामेंटल कॉल लेने वाले हैं हम। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, अमित सेठ और नीलेश जैन जुड़ गए हैं। 2:15 बजे रियल्टी काउंटर्स में जो अच्छी तेजी बनी है उस पर नजर डालेंगे। यतिन को जोड़ने वाले हैं इस पर और डिटेल में बातचीत करने के लिए। और 220 के आसपास PNB हाउसिंग में क्यों जोरदार तेजी आई, आशीष से समझेंगे। इसके अलावा 2:30 बजे रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है सोना। ये एसेट क्लास इस तरह के मार्केट में कितना अट्रैक्टिव है, इस पर होगी बातचीत। फिर ऑटो बिक्री के आंकड़ों में अब तक क्या निकल कर आया है वो भी रेडार पर रहेगा। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान। फिर 3 बजे डीलिंग रूम का जायजा और BT ST ST BT ट्रेड्स के साथ बढ़ेंगे क्लोजिंग की तरफ। अच्छा, इस बीच रॉयल एनफील्ड की बिक्री के आंकड़े, रॉयल एनफील्ड की कुल बिक्री करीब 5% बढ़ी है, ये एक पॉजिटिव है। साल दर साल अगर आप नंबर्स देखें तो मार्च की बिक्री में करीब 5% तक का इजाफा देखने को मिला है। दूसरे डिटेल्स जो आ रहे हैं, 75,551 गाड़ियां दरअसल मार्च के महीने में कंपनी ने बेची है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में जो सेल्स है उसमें 23% की गिरावट है, तो एक्सपोर्ट मार्केट इतना कुछ खास नहीं कर रहा है जितना शायद डोमेस्टिक मार्केट।
5% तक का इजाफा रॉयल एनफील्ड की कुल बिक्री में, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट 23% घटा है। चलिए सिलसिला करते हैं तेजी यहाँ पर सवाल जवाब का शुरू। शरद हमारे साथ है। शरद, ये आयशर मोटर के नंबर्स कैसे लगे आपको? ब्रॉडली ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस है। 5 से 7% की ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे थे, तो लगभग वहां तो टॉप लाइन के मतलब ब्रॉडर नंबर्स के हिसाब से तो लगभग एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही है। कोई डिसअपॉइंटमेंट ऐसा सच हमें दिखाई नहीं दे रहा। सलाह क्या होगी? आयशर के ट्रेड में रहना है, नहीं रहना है, क्या किया जाए? हमारे लक्ष्य करीब यहाँ से 5 से 7% अपसाइड के और हैं। बहुत सस्ता तो नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी यहाँ से 5 से 10% की अपसाइड की गुंजाइश स्टॉक में यहाँ से भी है, और एज एन इन्वेस्टमेंट आप यहाँ से भी कैरी कर सकते हैं। नया कंपटीशन जो बाकी कंपनीज की तरफ से प्रीमियम सेगमेंट में आया है, उसका थोड़ा असर इन पे देखने को मिला है, बट मेरे हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंटिटी है वो अपना ग्राउंड होल्ड कर लेगी, और ओवरऑल डिमांड टू व्हीलर साइड पे लगातार बेटर रही है। तो हमें लगता है यहाँ से भी आपको 5 से 10% की और अपसाइड की गुंजाइश रखनी चाहिए। ओके, तो आपको यहाँ पे एक नंबर्स पे आयशर मोटर्स के एक सेंस मिला स्टॉक पे। मेरे चलिए अब एक काम करते हैं, क्रम शुरू करते हैं यहाँ से कुछ ट्रेड्स को पिक करने का। टेक्निकल पैनल भी आपके स्क्रीन पे है। प्रकाश कावासर, मानस जायसवाल, राजेश सतपुते, राजेश पाल एक्सिस सिक्योरिटीज और अमित सेठी और नीलेश जैन, पूरा पैनल मौजूद है इस वक्त। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन ट्रेड सर क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। कन्विक्शन ट्रेड रहेगा इस वक्त LIC हाउसिंग फाइनेंस। ट्रेड कर रहा है 635 के आसपास। स्टॉक हुआ कुछ खास नहीं, समय क्लोजर टू 627 का, तो करीब 7-8 रुपए का क्लॉस अंदर टारगेट हो गया, अंदर से 650 के। मेरे ख्याल से कल तक आ जाना चाहिए LIC हाउसिंग फाइनेंस 650 टारगेट। ओके, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक अपॉर्चुनिटी। कुछ देर में PNB हाउसिंग के पर भी हमारी नजरें जाएंगी, क्योंकि वहां पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। मानस, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, तो देखिए वोल्टास पे खरीदारी करने की राय रहेगी। वोल्टास ने एक ट्रेड ब्रेकआउट दिया है, मार्च मंथ के हाईज को ब्रीच किया है। ट्रेंड तो पहले से ही पॉजिटिव है, क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम का ट्रेंड है। तो आज क्योंकि एक ट्रेड ब्रेकआउट है, इसलिए यहाँ पर करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 1129 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 1175 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं वोल्टास में। ये कैश लेवल्स है। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 1150 का 1150 वाला कॉल ऑप्शन जो 38 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 29 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और इस ऑप्शन में 60 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, 1150 का कॉल ऑप्शन भी आप @3880 ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, और सीरीज के पहले दिन इसका मैसेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अमित जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम एंड एवरीबडी इन द पैनल। वीरेन जी, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा NTPC। NTPC में पुल बैक कंप्लीट हो गया है, जिस हिसाब से स्टॉक ने कंसोलिडेट किया अपने 10, 20 और 50 डेमा पे एक राउंडिंग पैटर्न बना के परसों के सत्र में इनफैक्ट 10 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी थी। थोड़ा सा फ्राइडे थर्सडे को फिजल हो गया था, लेकिन आज फिर डेज हाई और फ्राइडे के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्ट्रक्चर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम पॉजिटिव है। 344 का प्राइस है, 339 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 355 रुपए के टारगेट्स रहेंगे NTPC के। ओके, NTPC में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। राजेश सातपुते, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए मेरी नज़र सीमेंट स्टॉक्स पे है, और सीमेंट स्टॉक्स में जिस तरह से मोमेंटम आ रहा है, वहां पे मैं देख रहा कि कहाँ पे जगह बन रही है, तो वो है रैमको सीमेंट। अगर आप इसका डेटा भी देखें, और तो डेटा में लॉन्ग एडिशन है, ओपन इंटरेस्ट में जंप है 8% का, और जिस तरह से प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 875 to 880। So at the level of 848, it's a buy in Ramco Cement. Stop loss will be at 837. ओके, रैमको सीमेंट्स 847 पे लॉन्ग है आपका। नीलेश, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? एवरीवन, देखिए खरीदारी पर ही फोकस है, और खरीद के चलने की सलाह होगी भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड BEL इस पर्टिकुलर काउंटर को। सीरीज के पहले ही दिन अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखें तो लगभग 3.5% का उछाल यहाँ पे OI में देखने को मिल रहा है, तो काफी अच्छे बिल्डअप लॉन्ग साइड में देखने को मिल रहे हैं। एंड करंट लेवल पर स्पॉट में 207 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। यहाँ से जो मोमेंटम है वो हम कैरी फॉरवर्ड होता हुआ देख रहे हैं। 212 पहला टारगेट एंड 215 दूसरा टारगेट, ये दो टारगेट के लिए BEL इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। 205 रुपए का स्टॉप लॉस होगा।
ओके, तो ये फिलहाल बीईएल पर एक अपॉर्चुनिटी नीलेश ने पकड़ी है। शरद, आपका ट्रेड क्या रहेगा आज? हमें लगता है इन्फोसिस में अब ये काफी डिसेंट डिप आई है ऊपर के लेवल से, और यहाँ से हमें काउंटर व्यू की तरह इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, और आने वाले समय में जिस तरीके से जनरेटिव एआई पे वो करीब 1,00,000 लोगों को ट्रेन करने की बात कर रहे हैं, उसका भी फायदा उनको मिलना चाहिए। न्यू डील्स की जो साइन अप है उसमें ट्रैक्शन काफी स्ट्रांग रही है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट्स काफी स्ट्रांग रहे हैं। पहले 9 महीनों में लगभग $7.25 बिलियन जैसी न्यू डील एक्रेशन हुई है लार्ज साइज में। तो उसकी भी जैसे जैसे एग्जीक्यूशन चालू होती है वहां भी हमें नंबर्स में उसका इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट मैक्सिमस है जिसके थ्रू वो अपनी मार्जिन को लगभग स्टेबलाइज करने की बात कर रहे हैं 20 से 22% के बैंड में, वहां पे भी हमें लगता है काफी ट्रैक्शन कंपनी को मिला है। आने वाले समय में उसका भी फायदा मिलना चाहिए। और जैसे जैसे एक इंटरेस्ट रिवर्सल का व्यू क्लियर होता है यूएस में और बहुत ज्यादा हार्ड लैंडिंग का डर नहीं रहता है, हमें लगता है यूएस और यूरोपियन जो डिस्क्रिशनरी डिमांड है वो भी काफी स्ट्रांगली वापस आ जाएगी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। तो कुल मिला के ये चारों पांचों चीजें से इन्फोसिस को काफी फायदा होना चाहिए। टॉप लाइन में लगभग 11% के आसपास की सीएजीआर ग्रोथ होनी चाहिए अगले साल, और 20% जैसी बॉटम लाइन ग्रोथ होनी चाहिए। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं 72 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी FY25 में रिपोर्ट कर देगी। 25 के आसपास का मल्टीपल टू स्टार्ट विद आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 1800 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से इन्फोसिस 1800 का टारगेट इन्फी पर आ रहा है, बाय साइड का ट्रेड। इनफैक्ट आज कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं जो FY25 के लिए गाइडेंस ये कंपनियां क्या पेश करेंगी उसका आकलन लगाया जा रहा है, और एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी फीकी ही बन रही हैं। इनफैक्ट वो डेटा पॉइंट्स अगर आपके पास डायरेक्टर साहब हैं तो लेकर आइएगा। कोटक कह रहा है 2 से 5% तक का FY25 का रेवेन्यू गाइडेंस रहेगा। जेफरीज भी 2 to 5% है। इनफैक्ट अगर आप रेंज लें तो इन्फोसिस के लिए 2 से 6% FY25 का रेवेन्यू गाइडेंस अनुमानित है। HCL टेक जो गाइडेंस देती है कंपनी पूरे साल का, वहां पर भी 4 से 8% तक का रेवेन्यू गाइडेंस की एक्सपेक्टेशन है। ग्रोथ थोड़ी सी इंप्रूव रहेगी लेकिन ज्यादा एनकरेजिंग नहीं होगी उस लिहाज से डॉलर रेवेन्यू के एस्टिमेट्स फ्रॉम FY24 to 26 कोटक काट रहा है। ये जो आप कह रहे हैं 1800 के टारगेट्स, कितना समय लग सकता है शरद? जो एक्सपेक्टेशन नॉर्मली होती है कि औसतन एक एवरेज रिटर्न हर साल आईटी कंपनियां देती हैं, वो काफी हल्का रहने वाला है क्या FY25 में भी? नहीं, मुझे लगता है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, कैलेंडर ईयर में आपको काफी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। तो मैक्सिमम आप Q1 तक थोड़ा सा सबड्यूड एनवायरनमेंट देखेंगे, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पे जो एक अभी तक आशंका बनी हुई है ग्लोबली कि पता नहीं इंटरेस्ट रेट रिवर्सल कब होगा या कितनी जल्दी होगा या नहीं होगा। मुझे लगता है अगले 3 से 6 महीनों में डेटा पॉइंट्स काफी तेजी से इंटरेस्ट रेट कट के फेवर में आएंगे, और अब हम एक नॉर्मल बेस की तरफ भी आ गए हैं, चाहे क्वार्टरली नंबर्स हो चाहे मैक्रो नंबर्स हो, क्योंकि कोविड की वजह से जो रीबेसिंग डीबेसिंग हुई है, अब मुझे लगता है इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स अब उतना ज्यादा इम्पैक्ट आपको कहीं पे भी एक लोअर बेस का नहीं दिखेगा। तो ग्रेजुअली अब एक नॉर्मलाइज्ड बेस पे हम ज्यादातर चीजों को देखेंगे, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट रिवर्सल के साइंस और ज्यादा मजबूत होते हैं और इंटरेस्ट रेट रिवर्सल पहला हो जाता है, मुझे लगता है काफी हद तक ये जो एक डिस्क्रिशनरी स्पेंड में एक स्लो डाउन है आईटी में ग्लोबली, वो काफी हद तक अरेस्ट हो जाएगा। तो जितनी जल्दी हमने ये डाउनग्रेड्स देखे हैं, मैं ये मान रहा हूँ कि अगले 3 से 6 महीनों में उतनी जल्दी ये एक अपग्रेड का साइकिल भी रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो एक छोटा सा डिस्कशन आपने आईटी पर और इन्फोसिस पर प्राइस आउटलुक सुना शरद जी का। अब एक काम करते हैं, कुछ ट्रेड्स को थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीनिंग कर लेते हैं एक एक करके। लेके आइए आप BHL, मेरे ख्याल से एक थ्रेश होल्ड पॉइंट पे बैठा है 252.80। अभी करीब करीब 2:08 पे एक बड़ा स्विंग आया था इस स्टॉक में। प्रकाश सर जरा इसकी प्लेसमेंट देखिए, अगर आप इसी स्पेस को देखें कैपिटल गुड्स को, L&T, सिमेंस, कमिंस, ABB बहुत स्ट्रॉन्ग मूव हुआ, और ये आई थिंक मूव इसमें फर्स्ट वीक तक रह रहा था सर, लेकिन अब थोड़ा सा लूज हो गया था, बट फाइनली अब वो मोमेंटम लौटता हुआ। अभी कोई ट्रेड पॉसिबिलिटी नजर आ रही है आपको BHL में? इनफैक्ट BHL तो लगता है मुझे बिल्कुल मिलना चाहिए BHL में। इनफैक्ट कमेंट्स की हमने बात पिछले हफ्ते की थी, 3000 का टारगेट था वो पार हो गया, लेकिन BHL देखा जाए तो 252 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए, 245 246 का स्टॉप लगा चले, लेकिन जो नियर टर्म टारगेट होना चाहिए 270 से 280 का होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 15-20 रुपए के लिए एक तेजी बनती है BHL में, बाई मोड पर है, और 246 का एक स्टॉप लगा चले तो रिस्क और रेशियो भी फेवर में है BHL।
जी BHL डे हाई पर आ गया। इस वक्त एक कैपिटल गुड से मोमेंटम आ रहा है। आप जरा सिमेंस को देखिए, एक बार टिक बाय टिक चार्ट लेके आएंगे डायरेक्टर साहब प्लीज़। एक बार आप सिमेंस को देखिए, ये 55-27 अब डे हाई पर। यस एग्जैक्टली टिक बाय टिक चार्ट में एक स्विंग आया। एक टाइम होता है पर्टिकुलर दिन में एक सेक्टर आके पार्टिसिपेट करता है। कमेंट्स का टिक बाय टिक चार्ट लेके आइएगा, कमेंट्स का एक बार प्लीज़। कमेंट्स 3006 ये टिक बाय टिक चार्ट में क्या कर रहा है? नो नॉट एग्जैक्टली, ये बहुत शार्प नहीं है बट अभी कुछ ट्रेजेक्ट्री मतलब लोअर लेवल्स को प्रिवेंट करता हुआ। और LNT करीब करीब 38-35 पे, ये भी डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ। मानस सिमेंस या फिर LNT ज़्यादा अच्छा बेटर एंट्री पॉइंट कौन दे रहा है इस वक्त स्विंग प्रोस्पेक्ट? जी, तो देखिए बेटर एंट्री पॉइंट तो LNT दे रहा है, क्योंकि LNT में अभी उस तरह का मूव देखने को नहीं मिला जिस तरह का मूव सीमेंस में पिछले करीब 7 सेशन में देखने को मिला है। तो और स्पेशली स्टॉक ने एक ब्रेकआउट 2 दिन पहले दिया था और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। LNT में आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 3750 3750 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ 4100 रुपए 4100 तक के टारगेट्स पॉसिबल है LNT में। LNT में 4100 तक के स्विंग पॉसिबल है। आई मीन बड़ी बात है ये। 38 ये अच्छा मूव आ रहा है। आई मीन इस वक्त कैपिटल गुड्स में LNT, कमेंस और सिमेंस और BHL का टिक बाय टिक चार्ट लेके आई। अभी प्रकाश सर से मेरी चर्चा हुई, बात करते करते 253 का लेवल जो है इसने स्ट्राइक कर दिया। मीनवाइल रियलिटी और सीरो रियलिटी सब कुछ लेके आइएगा जरा प्लीज़ स्क्रीन पे। सेंचुरी टेक्सटाइल्स को लेके आते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल्स 1686 टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे। यस डे हाई पे। इस पर एक प्राइस आउटलुक लेता हूँ मैं अमित जी से। अमित 1686 इट्स अ क्लियर कर आई थिंक फ्लैग ब्रेकआउट, और इस फ्लैग को आपको पोजीशन में रखना पड़ेगा मार्च 2023 से। 1690 कहाँ तक का स्विंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा 1690 इस वक्त। जी काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है वीरेन जी। इनफैक्ट थर्सडे के सत्र में जो हमने कैंडल देखी थी दैट वाज अ ब्रेक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट कैंडल। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग थे और उसी का आज हम फॉलो अप यहाँ पे देख रहे हैं। तो कैश का चार्ट है, मुझे लगता है 1750 से 1800 तक के लेवल्स देख सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा बिकॉज इट इज अ कैश स्टॉक, तो 1660 या 1650 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 1750 पहला टारगेट, 1800 सेकंड टारगेट रहेगा सेंचुरी टेक्सटाइल्स में। ओके तो सेंचुरी टेक्सटाइल में एक अपॉर्चुनिटी। अच्छा सेंचुरी की बात हुई है तो एक बार रियल एस्टेट कंपनियों पर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि एक तरफा खरीदारी का जोश देखने को मिला है। DLF हो, प्रेस्टीज हो, ओबरॉय रियल्टी हो, गोदरेज हो, अक्रॉस द बोर्ड सभी स्टॉक्स में तेज़ी बनती दिखाई दी है। निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स इस लिहाज से करीब 4% भागा है। वैसे इस साल अगर आप देखेंगे 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स यहाँ पर बन चुके हैं। अब क्या ट्रिगर्स हैं और जेफरीज स्पेस को लेकर कितना बुलिश है? यातिन हमारे साथ हैं बताने के लिए कि यहाँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है। यातिन तो हर्षदा, जैसे कि आपने कहा, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहा है रियल एस्टेट इस कैलेंडर ईयर में, और ईयर टू डेट 20% से ज़्यादा के रिटर्न। आज भी सबसे टॉप गेनिंग सेक्टर में से एक है रियल एस्टेट। ऑब्वियसली हम लोग थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में देखे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से प्री सेल्स नंबर आया है, और Q4 में भी आपको प्री सेल नंबर्स यानी बुकिंग का जो नंबर है वो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, ऐसा ब्रोकरेजेस मान रहे हैं। जेफरीज और एंटी की रिपोर्ट जो हमने देखी है, यहाँ से जानकारी ये मिल रही है कि Q4 एक रिकॉर्ड क्वार्टर हो सकता है प्री सेल्स के लिए, काफ़ी सारी रियल एस्टेट कंपनीज के लिए। ऑब्वियसली अगर हम पहले टॉप 7 सिटीज़ की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ लगभग 20% होगा, और हम टॉप टियर मार्केट्स जो देखें इंडिया के, यहाँ एवरेज 10% से ज़्यादा की हमने प्राइस हाइक भी देखी है रियल एस्टेट के दामों में। तो आप फ्लैट खरीदने जाएँ, ऑफिस खरीदने जाएँ, वो पिछले साल के मुकाबले महंगा ही मिला है। सबसे पहले बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और लोधा की, क्योंकि इन दोनों के रिकॉर्ड Q4 प्रीसेल नंबर्स आने की उम्मीद है। इनफैक्ट अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो Q4 में 30% से ज़्यादा की सेल्स ग्रोथ आपको आती हुई दिखाई पड़ सकती है। जेफरीज के मुताबिक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ इस बार लगभग 5,500 करोड़ रुपए की प्री सेल्स का फिगर पोस्ट कर सकता है। इसके अलावा लोधा और प्रेस्टीज एस्टेट जैसे काउंटर्स में भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी 4,000 करोड़ से ज़्यादा का प्री सेल नंबर आ सकता है। ओबरॉय रियल्टी का भी एक रिकॉर्ड 2,000 करोड़ का प्री सेल नंबर्स इस क्वार्टर में आना चाहिए। अगर हम मुंबई मार्केट की बात करें तो
ऑब्वियसली 2 करोड़ से ज़्यादा के जो फ्लैट्स हैं इनकी मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इनफैक्ट डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स के लिए। और अगर हम साउथ मुंबई की बात करें तो टाइट सप्लाई के कारण यहाँ दाम जो है 80,000 से 1.25 लाख रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से हो गए हैं, जहाँ तक कि नए लॉन्चेस का सवाल है। अगर हम लग्जरी प्रोजेक्ट्स की बात करें जिसकी जनरली चर्चा बहुत हो रही है लिस्टेड कंपनीज को लेके, तो थोड़ी समय पहले अर्शदा ने सेंचुरी टेक्सटाइल्स के बारे में बात की। इनका जो प्रोजेक्ट है बिरला नियारा जो वर्ली में है और बिरला वाल्केश्वर, यहाँ प्रतिसाद बहुत ज़बरदस्त मिला। इनफैक्ट 30 से 32 करोड़ रुपए तक के भी फ्लैट इन्होंने बेचे हैं, इस क्वार्टर में बुक किए हैं। प्रेस्टीज के नए प्रोजेक्ट, सनटेक मलाबार हिल प्रोजेक्ट, ओबेरॉय का जो वर्ली प्रोजेक्ट है 360 वेस्ट, यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त प्री बुकिंग देखने को मिल रही है। तो Q4 का जो प्री बुकिंग डेटा है और जिस हिसाब से मांग फर्स्ट हाफ में बढ़ने की उम्मीद है FY25 के, तो शायद रियल एस्टेट स्टॉक्स इसीलिए आज के सत्र में फायर अप कर रहे हैं। ओके, रियल्टी काउंटर्स में एक जोरदार तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत मजबूत है, एक मजबूत फाउंडेशन पर ये काउंटर्स डेफिनेटली खड़े हैं। चार्टी के लिए अमित, अगर आपने कुछ पिक करना हो, क्योंकि विकल्प कई सारे हैं, किसकी तरफ आपका रुझान ज्यादा है रियल एस्टेट में? जी मैम, सारे स्टॉक्स काफी अच्छा यहाँ पे हमने रनअप देख लिया है, बट इफ आई हैव टू पिक समथिंग, मैं डीएलएफ को अभी भी पिक करूंगा बिकॉज ये अभी 52 वीक हाई की तरफ ऑलमोस्ट बन रहा है। यहाँ पे उस हिसाब से हमने रनअप नहीं देखा और स्कोप काफी एक राउंडिंग पैटर्न से स्टॉक बाहर आ रहा है। 946 के लगभग डीएलएफ का प्राइस है, इसे बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 930 एंड टारगेट्स ऑफ 980 एंड 1000। तो डीएलएफ में एक अपॉर्चुनिटी। शरद, आपकी पकड़ में कौन सा स्टॉक ज्यादा बेहतर करेगा यहाँ से आगे, अगर इसी रन रेट को इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, रन रेट तो अक्रॉस द बोर्ड ही ठीक रहना चाहिए रियल एस्टेट का, बट वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से बड़े नामों में मेरे हिसाब से शोभा और ओबेरॉय बढ़िया नाम है और वैल्यूएशन कंफर्ट रहना चाहिए। दोनों ही मेरे हिसाब से 18 से 20 के 2 साल फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे मिल रहे हैं, जहां बाकी जो बड़े स्टॉक्स हैं वो करीब 45-50 टाइम 2 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं। तो कंपैरेटिवली मुझे लगता है ओबेरॉय और शोभा बेटर होने चाहिए। और अगर छोटे नाम में जाना है तो रिसेंटली वो लिस्टिंग हुई थी सूरज एस्टेट, मोस्ट प्रोबेबली एक कंपनी है जो आज तो बढ़ी है काफी 20%, लेकिन वो इसके बावजूद भी मेरे हिसाब से फॉरवर्ड नंबर्स पे 2 साल फॉरवर्ड के नंबर्स पे 10 टाइम पे ही अवेलेबल है। तो ये एक बढ़िया बेट हो सकती है अगर कोई छोटी कंपनी खोज रहा है तो। और बड़ी कंपनीज में शोभा और ओबेरॉय रियल्टी मेरे हिसाब से बढ़िया बेट्स। ओके, तो रियल स्टेट स्पेस पे चर्चा और डीएलएफ अभी भी अगर आप देखें प्रेफर्ड पिक रहेगा। और ओबरा रियल्टी करीब 1496 पे। असल में Q3 नंबर्स के बाद सबसे बड़ा प्राइस डैमेज हुआ था ओबरा रियल्टी में, बट इसने बहुत अच्छे से रीगेन कर लिया अपने उस प्राइस रेंज को। मीनवाइल आप एक बार लेके आइए HDFC बैंक, एक बार इसका चार्ट चेक ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि 1466 पे HDFC बैंक क्या कर रहा है? नो एग्जैक्टली, बहुत अगर आप देखें कोई 5 वर्क्स नहीं है, बट स्टिल ये अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल जिस स्टॉक को मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो है इस वक्त SRF 2609 पे। SRF अब CY24 के नए हाइस पे है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनफैक्ट ये जून 2023 के बाद के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे है। और मानस ये सितंबर 2022 से चली आ रही एक स्लोपिंग नॉर्मल चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ। पिछले 4-5 दिन में हमने इस पे बात काफ़ी की है। किसी कॉल को ऐड करने का वक्त है क्या मानस इसमें, SRF में अब नए सीरीज में? तो देखिए, पहले ये समझ लीजिए कि ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था और ये कंसोलिडेशन 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। आज क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट है जिसके टारगेट करीब 2775 के आसपास आते हैं, तो बिल्कुल आप कॉल में एक ट्रेड ले सकते हैं। जो SRF का एट द मनी कॉल है उस पर ही जाएंगे। 2620 का जो कॉल ऑप्शन SRF का है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 84 रुपीज के आसपास वो ऑप्शन चल रहा है, उस ऑप्शन में आप खरीदारी करिए। 64 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन इस ऑप्शन में आई थिंक 150 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, मीनवाइल ये SRF पे बात थी, स्टॉक डे हाई पर बातचीत करते गए थे टिक बाई टिक चार्ट पे। और अभी कुछ देर पहले टाटा मोटर्स के बिक्री के आंकड़े आए थे, पैसेंजर व्हीकल बिक्री के आंकड़े आए थे। एक बार मैं टाटा मोटर्स को स्क्रीन पे ले लेता हूँ और फिर इन आंकड़ों पे आऊँगा। टाटा मोटर्स 995 पे, ये अभी भी आई थिंक सिंक नहीं हुआ है। बट टाटा मोटर्स की जो बिक्री के आंकड़े हैं, कुल बिक्री इनकी 90,892 यूनिट रही है, 822 यूनिट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें जो अनुमान था उससे काफ़ी नेगेटिव डाइवर्जेंस है यहाँ पे।
करीब 94,500 यूनिट का अनुमान था और 90,822 यूनिट है। इनकी जो कमर्शियल व्हीकल बिक्री है उसमें 10% का डिप है। ईवी में करीब 4% बढ़कर 6738 यूनिट रही है। पैसेंजर व्हीकल बिक्री करीब 14% बढ़कर करीब 50,110 यूनिट रही है और कुल बिक्री करीब 14% बढ़ी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक बाज़ार के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अगर आप देखेंगे यहाँ पे डिप है और स्पेशली कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। एक बार टाटा मोटर्स का टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे। शरद, नंबर्स में आई थिंक थोड़ी सी मायूसी तो है और स्टॉक पे रिएक्शन भी वैसे ही आता हुआ। एक सिंगल और आई थिंक 2 और 3 टिक्स में लगभग 1200 की ट्रेजेक्ट्री से ये करीब 988 पे। शरद, आपका व्यू टाटा मोटर्स पे इस वक्त? मुझे लगता है अब लगभग फेयरली वैल्यूड हो गया है। नीचे से काफी बढ़िया रीरेटिंग हमने स्टॉक में तो ऑलरेडी देख ली है। पर अभी जो नंबर्स पे हम बात कर रहे हैं वहां पे अब मुझे लगता है कि क्योंकि एक मेजर हिस्सा JLR से आता है और प्रीमियम गाड़ीज को यूजुअली उतनी प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिलती क्योंकि ग्रोथ रेट्स वगैरह डेवलप्ड वर्ल्ड में काफी स्लो हैं। तो मुझे लगता है डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल साइड बढ़िया करना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी ईवी में हम अच्छा खासा कंपटीशन देख रहे हैं। तो अगले इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं 65 रुपए के आसपास की अर्निंग आएगी, जिसमें से मेजर हिस्सा JLR का रहेगा, जिसको प्रीमियम वैल्यूएशन मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलनी चाहिए स्लो ग्रोथ की वजह से। तो टर्न अराउंड काफी स्ट्रॉन्ग है बॉटम लाइन के लेवल पे, बट अभी 65 पे आप ऑलरेडी 15-16 टाइम ट्रेड कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा रीरेटिंग अब यहाँ से उम्मीद करना टाटा मोटर्स में थोड़ा मुश्किल होगा, और कोई भी इस तरीके की मंथली नंबर्स में और कोई रीजन से थोड़ी भी डिसअपॉइंटमेंट आती है तो बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा और सस्टेन करना भी तेजी को थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 30-40% आपको अपना प्रॉफिट उसमें बुक करके एक बार ही निकल जाना चाहिए। बाकी का होल्ड करिए लॉन्ग टर्म। अगर आपका व्यू है तो FY26 में 80 रुपए के आसपास की अर्निंग आएगी, 15 के आसपास का मल्टीपल मिलता है, तो फिर लॉन्ग टर्म में अभी भी मेरे हिसाब से अपसाइड है। बट एक साल के हिसाब से मुझे लगता है कि लगभग फेयरली वैल्यूड है। और CV में स्लो डाउन की उम्मीद थी तो वहां से थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है, बट ग्रेजुअली मुझे लगता है इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म में आनी चाहिए। बट एक साल में अब शायद ज्यादा अपसाइड ना मिले आपको टाटा मोटर्स में। ओके, एक साल में बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग अपसाइड की पॉसिबिलिटीज़ कम लग रही है। मीनवेल इसमें कोई राय नहीं है कि ये लास्ट कैलेंडर वर्ष का और आई थिंक अभी भी मार्च तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑटो परफॉर्मेंस में से एक था। डबल हुआ ऑलमोस्ट स्टॉक का। मीनवेल BHEL का जो हमने ट्रेड पिक किया था, जरा एक एक करके थोड़े जो ट्रेड्स हमने पिक किए थे उनको मैं स्क्रीन पर रख देता हूँ। BHEL हमने ग्रिप किया था करीब 252.80 पे, नाउ इट्स 254.45 डे हाई पर स्विंग क्रिएट किया इसने 254.70 का। और वोल्टास कॉल्स में शामिल था मानस की, बहुत शानदार वो कॉल रही। वोल्टास स्क्रीन पे रखिएगा, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ 1150 स्विंग देखिए, दिन के सर्वोच्च स्तरों पर। और एक मेरे ख्याल से रैमको सीमेंस जो कि राजेश सतपुत्र जी ने पिक किया था, उसने भी मूव अच्छा दिया और रैमको सीमेंस करीब 842.30 पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। चलिए अब एक काम करते हैं, राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटीज से हमसे जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हमें लगता है यहाँ पे टाटा पावर पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक में कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आज डेली सेटअप के हिसाब से बनते हुए दिखा है। और जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है, स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे पोटेंशियल है स्टॉक को वापस अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को रीगेन करने का। हम एक्सपेक्ट करें टाटा पावर फ्यूचर्स में अपसाइड के टारगेट जो आते हुए दिख सकते हैं वो करीब 425-428 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 402 रुपए के आसपास। ओके, तो ये टाटा पावर का ट्रेड इस समय राजेश पालविया लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक आज का दिन बहुत ही यूनिक है जहां पर निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है और ये रैरिटी है कि सोना भी रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर ट्रेड करता है। और ये बहुत कम दफ़ा ऐसा देखा गया है कि इक्विटीज़ और ये तगड़ी चमकदार एसेट क्लास भी आउट परफॉर्म करती हुई। तो आज सोने की बात करेंगे जहां पर 70,000 के काफ़ी करीब MCX पर सोने के भाव पहुंच गए हैं। तो कॉमेक्स पर हम देख रहे हैं $2260 के आसपास ट्रेड्स हैं। हमारे साथ हमारी अवार्ड विनिंग कमोडिटीज़ एडिटर मनीषा गुप्ता है। मनीषा, कंग्रेचुलेशंस पहले तो। ये बताइए, इतनी चमक के क्या ट्रिगर पॉइंट है ये और ये कितना सस्टेनेबल मूव है?
मोमेंटम तो ऑन द हायर साइड है, जैसे कि हमने देखा है हर्षदा, ये उस समय पे आ रहा है जैसे आपने कहा इक्विटी भी ऑन द राइज है। डॉलर इंडेक्स जिसको सोना बहुत क्लोजली फॉलो करता है वो एक महीने के हाइज पर है और कोई ऐसा जियोपॉलिटिकल न्यू ट्रिगर भी नहीं है कि आपको सोना लेना पड़े, लेकिन मोमेंटम क्लियरली ऑन द हायर साइड है। एक और चीज़ जो बाजार को बहुत कर रही है वो है शॉर्ट्स, वो लगातार यहाँ पर ट्रिगर होते चले जा रहे हैं, एग्जिट उनको मिल नहीं रहा, कैरी फॉरवर्ड्स यहाँ पर बनते हुए देखे हैं और उसका भी एक सर्टन शॉर्ट स्क्वीज का जो फिनोमिना है वो हमने यहाँ पर प्ले आउट होता हुआ देखा है। तो जैसे कहा गया, जी हाँ, स्लाइटली ओवरबॉट है लेकिन मोमेंटम अभी भी ऑन द हायर साइड है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो पिछले 2 साल में रिकॉर्ड खरीदारी हुई है 1000 टन से ज़्यादा। भारतीय बाजारों में इवन एज हमने प्राइसेस हाई देखे हैं उसके बावजूद भी पिछले साल 700-800 टन जैसा इंपोर्ट यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। ऑफ कोर्स जिस तरह के भाव अब यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, फर्स्ट क्वार्टर के इंपोर्ट्स यहाँ पर थोड़े से ऑन द कमजोर साइड रह सकते हैं। बाजार ये भी चीज़ देख रहा है कि आगे फैक्टर इन हो चुका है कि आगे जाके फेड रेट कट करेगा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से भी हम एक रेट कट में कटौती आता हुआ देखेंगे जून तक। तो सेकंड क्वार्टर में वो सारी चीज़ें अभी से हमने यहाँ पर सेंटिमेंट में प्ले आउट होते हुए देखी हैं। एक और चीज़ जिसका सपोर्ट है जियोपॉलिटिक्स है, सेफ हेवन बाइंग है, इन्फ्लेशन को लेकर अभी भी चिंताएं हैं, चाइना का डेटा अभी भी अनइवन है, तो वो सारे सपोर्ट बाजार में यहाँ से भी हैं। और आपका सवाल कि यहाँ से क्या और ऑल टाइम हाइज हम सोने में देख सकते हैं, तो जी हाँ, एब्सोल्युटली। ज़्यादातर बैंक्स के और ब्रोकरेजेस के अगर आप फोरकास्ट देखें हर्षदा, तो एज ऑफ नाउ हम $2260 पर आउंस का ऑल टाइम हाई बना चुके हैं। एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से $2300, $2400, $2700 पर आउंस तक के भी लेवल्स की जो फोरकास्ट है हमने यहाँ पर मार्केट्स में आते हुए देखी है। इंटरेस्टिंगली पिछले साल सेम टाइम हम 55 या 56 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम पे थे। आज अगर आप बाजार में सोना लेने जाएंगी तो 70,000 से कम नहीं है। मैं वही सोच रही थी, फिर वो तो ये तो बड़ी बस मिस हो चुकी है। लेकिन ये एज एन एसेट क्लास कितनी कड़ी टक्कर इक्विटीज को देने वाला है? इस मंच पर तो वही सवाल पूछा जाएगा। और यहाँ से आगे अगर कोई ले रहा है तो सबसे आसान जरिया क्या है? फिर वो जब अगली खेप आएगी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, तब लिया जाए। हर्षदा, मैं बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट से बात कर रही थी और वो कह रहे थे कि मैं अपनी बीवी को अब गोल्ड नहीं पहनने देने वाला क्योंकि मैं अब उसको अपने पोर्टफोलियो में रखने वाला हूँ। बिकॉज 70 लाख 75 लाख किलो सोना हो चुका है, तो वो एज अ फाइनेंशियल एसेट अब ज़्यादा यहाँ पर प्रूव करता है। तो एज अ पोर्टफोलियो डेफिनेटली सोने को रखना चाहिए। जहाँ तक कि करेक्शन की बात है वो भी ज़रूर आता हुआ नजर आएगा। आई थिंक 65-62 तक एक बार शायद सोना यहाँ पे आ सकता है, लेकिन अभी भी बाजार का मानना है कि 80-85 बहुत दूर नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट्स में 2100 के हम नीचे जाएंगे ऐसा फिलहाल नहीं लगता। तो बाइंग डेफिनेटली होनी चाहिए। और एक और जो आपका सवाल था, अगर आप पिछले 20 सालों का चार्ट उठा के देखें तो 17 साल सोने ने आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, 3 साल हल्के से नेगेटिव हैं। इस साल में अब तक फर्स्ट क्वार्टर में ऑलरेडी 10% की तेजी। 10% की तेजी। वीरू की तरफ से कोई सवाल नहीं आया। वीरू, क्या आप दुविधा में हैं कि सोना खरीदें या नहीं खरीदें, या चेक करें कि कितना खरीदा और उसकी वैल्यू क्या है? सुविधा, हाँ, मैं सुविधा में हूँ। मैंने पिछले 5 साल में एक चीज़ ये करी कि मैं कोई गिफ्ट नहीं देता था, मैं सिर्फ सोना देता था, चाहे अपनी बेटी हो चाहे वाइफ हो। पर मनीषा जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट शट थे, सबके यहाँ छुट्टियाँ थी, रिज्यूम करेंगे, तो क्या शॉर्ट कवरिंग एक स्विंग और देगा अभी गोल्ड को? मैं स्विंग प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ, बहुत शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ। वीरू, ये बहुत सुंदर सवाल है क्योंकि आज काफी सारी मार्केट्स ईस्टर की वजह से बंद हैं। उसके बावजूद मार्केट्स में ना सिर्फ नया ऑल टाइम हम बनता हुआ नजर आया, बल्कि वो सस्टेन भी होता हुआ नजर आया। और ऐसे समय में जब डॉलर इंडेक्स एक महीने के हाइज पर है, तो एब्सोल्युटली एक अनदर स्विंग का बाजार को यहाँ पर इंतजार है। 2280 $2320 पर आउंस चार्टिस्ट हमें बताते हैं कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहां तक का मोमेंटम स्टिल ऑन द हायर साइड है। उसके बाद आप शायद कुछ करेक्शन आता हुआ यहाँ पर देखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ जिस स्थिति में है, जहां पर शॉर्ट स्ट्रैप हो चुके हैं, कुछ और तेजी की एक्सपेक्टेशन है। याद रखिएगा, गोल्ड को ज्यादा स्विंग प्रोवाइड कर रहा है शॉर्ट ट्रैप। शरद जी, आपने डिस्कशन को सुना और आई थिंक इस बार अच्छी बात यह है कि गोल्ड को एग्जैक्टली आई थिंक उसके जो स्विंग्स को पैरेलली मैच कर रही हैं तमाम गोल्ड फाइनेंस कंपनीज। ये हमने लास्ट टाइम नहीं देखा था। एनबीएफसीज में स्पेशली मुथूट, मन्नापुरम और वो बैंक्स जिनका एक गोल्ड लोन एक्सपोजर सब्सटेंशियल है, लाइक फेडरल बैंक, आप कैसे रीड कर रहे हैं इसमें, और व्यू क्या है यहाँ पर? देखिए, नीचे के लेवल्स पे भी हमने कई बार रिकमेंड किया था और मेरा ये मानना है कि गोल्ड फाइनेंस कंपनीज 5 से 7 साल में एक आधी साल के लिए ऐसे डाउन साइकिल में जाती हैं जहां थोड़े चैलेंजेस उभर के आते हैं, चाहे वो गोल्ड प्राइसेस के टर्म्स में हो या गोल्ड लोन मार्केट के टर्म्स में हो। बट उसके बाद जो रिकवरी आती है वो भी काफी स्ट्रांग आती है। मेरे हिसाब से वही रिकवरी प्ले आउट कर रही है
और जिस तरीके से सोने में तेजी है, मेरे थॉट प्रोसेस में तो नहीं था कि बिना जियोपॉलिटिकल टेंशंस के इतनी बड़ी तेजी आएगी। और जैसा अभी मनीषा भी बोल रही थी कि दोनों एसेट क्लासेस एक साथ जिस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। कभी कभी होता है, लॉन्ग टर्म कोरिलेशंस को डिवॉइड कर देते हैं मार्केट्स। बट मुझे लगता है कि गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए अभी भी पॉजिटिव ही रहना चाहिए। और जैसे जैसे ये नंबर्स इंप्रूव होते हैं, मेरे हिसाब से जो प्राइस टू बुक मल्टीपल्स थे वो काफी हद तक कॉन्टैक्ट कर गए थे इन कंपनीज के लिए। मुथूट में मैं 1800 के आसपास की फेयर वैल्यू काफी समय पहले से लेके चल रहा था, अब शायद फाइनली वो अचीव होने के आसपास है। बट यहाँ से भी मुझे लगता है कि जो एक इनिशियल फेज था जहाँ बैंक्स वगैरह काफी एग्रेसिवली गोल्ड लोन में आ रहे थे, अब ग्रेजुअली बैंक्स और एनबीएफसीज को रियलाइज हो गया कि ये एक बहुत ग्रैन्युलर मार्केट है और अलग लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए इसमें सर्वाइव करने के लिए। तो एक बारी जो इन्फ्लक्स है उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है, तो जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं वो वापस अग्रेसिव हो गए। प्लस ऑब्वियसली बढ़े हुए प्राइसेस उनको फर्दर सपोर्ट लैंड करते हैं। तो मुझे लगता है गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए अभी भी एक लेग ऑफ अप मूव आपको और मिलना चाहिए, जहाँ पे ये री रेटिंग होके लगभग जो हिस्टोरिकली 2 से 2.5 के प्राइस टू बुक मल्टीपल्स मिलते थे, वहां तक मोस्ट प्रोबेबली एस्केलेट कर जाए। तो ये गोल्ड एट ऑल टाइम हाई और इसका पूरा का आप फायदा उठाती हुई यहाँ पे गोल्ड फाइनेंस कंपनीज। मीनवाइल मारुति की बिक्री आंकड़े आए हैं, कुल बिक्री करीब करीब 1.87 लाख यूनिट रही है। दैट मीन्स पैरेलली अलाइन कर लिया है इन फिगर्स ने एक्सपेक्टेशन को। 1.88 की फिगर्स की एक्सपेक्टेशन थी। कुल बिक्री 10% बढ़कर करीब 1,87,000 यूनिट रही। एक्सपोर्ट्स, हालांकि जैसे कि अभी कुछ देर पहले हर्षदा ने उल्लेख किया था कि एक्सपोर्ट मार्केट थोड़े से वीक हैं, एक्सपोर्ट मार्केट इनका भी करीब 14% घटा है। घरेलू बिक्री करीब 15% बढ़ी है और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इनकी करीब 15% की इजाफा है। 1,56,000 यूनिट बेची है उन्होंने, बट ओवरऑल एक सेटिस्फैक्ट्री फिगर है। एक बार मारुति को स्क्रीन पे लेके आएंगे चार्ट पे जरा प्लीज़। याद रखिएगा मार्च सेकेंड हाफ इनको बिलोंग करता है। इट्स 12,575, स्टिल ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी है। अमित, आपका व्यू, मारुति पिछले 3 दिन से होल्ड कर रहा है इस क्लस्टर को, 12,400 12,500 के ऊपर के क्लस्टर को। आपका व्यू इस वक्त मारुति पर? जी स्ट्रांगली बुलिश स्ट्रक्चर है, देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस, कंटिन्यूअसली अपनी 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी डिप मिले तो यहाँ पे डेफिनेटली बाय करना चाहिए। किसी की पोजीशन है तो बने रहे विद स्टॉप लॉस और 12,300। रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा 10 डेमा के करीब फेवरेबल हो जाएगा। अगर हल्का फुल्का डिप आता है 12,450 12,500 तो वहां पे एक बाई की पोजीशन इसमें डेफिनेटली बनानी चाहिए। ये आपके लिए मारुति बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। नंबर्स एब्सोल्युटली इन लाइन आते हुए जो एक्सपेक्टेशन था 1.88 लाख यूनिट्स का 1.87 लाख यूनिट्स कंपनी ने यहाँ पर बेची हैं। अच्छा, एक तो और ट्रेड जो अच्छे खासे बैठे हैं आज तेजी में। मेटल्स हमने मेंशन किया था लेकिन उसकी चर्चा नहीं की है। नीलेश, हिंदुस्तान कॉपर देखेंगे तो करीब 9% ऊपर और 15% का OI एडिशन। इसके अलावा वेदांत, NMDC, नाल्को, ये पूरा पैक है जहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। नॉन फेरिस में ये जो स्टॉक्स हमने मेंशन किए हैं अभी चार्ट्स पर सबसे बढ़िया क्या है, किस पे आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली ट्रेड लेना चाहेंगे? बिल्कुल अर्षदा जी, देखिए स्टॉक्स मेटल्स इनफैक्ट एज अ बास्केट सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। इन सब में से जो प्रिफर्ड बेट होगी वो होगी JSPL की, जिंदल स्टील एंड पावर। ये पर्टिकुलर काउंटर है जिसने लगातार इस पर्टिकुलर स्पेस में आउट परफॉर्म किया है और आज के सेशन में भी एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल्स यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से 900 रुपए तक के टारगेट ऊपरी स्तर पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। करंट लेवल पर इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 850 का स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके साथ साथ इसी स्पेस में स्टील अथॉरिटी दूसरा स्टॉक है जो ऑन द वर्ज ऑफ अनदर ब्रेकआउट है। वहां पर हमें और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। 145 से 150 तक की जोन में स्टील अथॉरिटी जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर थोड़ी सी डिप मिले तो सेल को लॉन्ग करके चल सकते हैं 137 के स्टॉप लॉस से। सेल में एक अपॉर्चुनिटी और JSPL में एक अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है। मानस, ये हिंद कॉपर वेदांत में से कुछ पसंद आ रहा है क्या आज? देखिए वेदांत पे जरूर एक रिकमेंडेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक रेजिस्टेंस जरूर 287 से 290 की रेंज में है, लेकिन पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और पैटर्न और वॉल्यूम को देख के लग रहा है कि स्टॉक इस बार 290 को ब्रेक करके शायद 300 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अगर ट्रेड ले रहा होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा। करंट लेवल्स पे आप 279 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशन ट्रेड लीजिए, जहां आपके टारगेट 300 रुपए के आसपास के रहेंगे। तो 300 के टारगेट के लिए एक वेदांता में पोजीशन खड़ी की जा सकती है। ऑल टाइम हाई पर दरअसल वो मेटल इंडेक्स इस समय ट्रेड कर रहा है। बहुत ही बढ़िया
एक्शन आज इस पूरे पैक में साफ नजर आया है। अच्छा, 4 की चौकी की तैयारी कर लेते हैं। राजेश पालविया जी, सस्ता ऑप्शन निकाल कर रखिएगा, आपके पास आएंगे। राजेश सातपुते जी, आपसे रिक्वेस्ट है एफएनओ सुपरस्टार के लिए माइनस से समझेंगे आज चार्ट का चमत्कार वाला ट्रेड, और शरद अवस्थी आपसे रिक्वेस्ट है मिड कैप फंडा वाले ट्रेड को आप प्लीज एनालाइज करके रखें। इस बीच कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर अच्छी खासी एक्टिविटी इस समय बनती दिखाई दे रही है। एक तो बीएल का कॉल दिया था कुछ देर पहले नीलेश ने, लेकिन आप देखिएगा भेल जैसा ट्रेड जो फिर जोर दिखा रहा है, और भेल इस समय करीब 2.5% ऊपर 253 के लेवल्स पर। सरकारी कंपनियों में आज आरवीएनएल, रेलटेल, इन सारे स्टॉक्स में कुछ कुछ एक्टिविटी जोर दिखा रही है। राजेश सातपुते, एक बार भेल पर चेक देंगे। आई थिंक गाबा साहब ने भी पहले इस पर एक राय दी थी सुबह में, लेकिन आप कैसे पढ़ रहे हैं आफ्टरनून प्ले को? अच्छा जी, देखिए मेरे हिसाब से बीएचईएल का स्ट्रक्चर बेहद पॉजिटिव है, इनफैक्ट थोड़ा पॉज ले लेके चलता है। तो अगर कल की बात करें तो यानी गुरुवार के सत्र की, तो गुरुवार में एक पॉज था, आज का दिन थोड़ा सा यहाँ पे अपटिक है, लेकिन एक ब्रेकआउट चाहिए इसको। 255 का वो लेवल होगा, एक बार 255 का लेवल निकल जाए जो इसका मीडियन है, उसके बाद वो सीधा जाएगा 270 275 तक। तो जो एग्रेसिव बाय करना है वो 255 के ऊपर करेंगे। एज पर द स्विंग इज कंसर्न, आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो रहेगा 245 का। 245 का स्टॉप लॉस और तेजी की पोजीशन भेल में लेके बैठे। एनएमडीसी पर एक अपडेट आया कि मार्च में दरअसल आज भले ही स्टॉक ऊपर हो, लेकिन कोजेंसिस के सूत्रों के हवाले से अपडेट है, तो कंपनी की तरफ से अपडेट आना बाकी है। मार्च में आयरन ओर का आउटपुट 13% घटा और सेल्स भी कम रही। हाउएवर वो स्टॉक 5% ऊपर है। गावा जी, चार्ट पर क्या संकेत है? 212 पर कंटिन्यू करें ट्रेड या फिर कुछ कुछ प्रॉफिट बुक करना शुरू करें? मेरे ख्याल से कंटिन्यू करना चाहिए ट्रेड, बिकॉज एनएमडीसी का जो चार्ट है तो बढ़िया। इनफैक्ट आज नहीं, काफी दिनों से एक एनएमडीसी का जो चार्ट है काफी दिनों से एक अपूर्ण दिखा रहा है। मेरे ख्याल से अपूर्ण मिलना चाहिए, एक बाई सिग्नल है, ब्रेकआउट भी चाहिए था, वो भी मिल चुका। 204 का वो स्टॉप लगाकर चले, पॉसिबल है कि 240 देखने को मिल सकते हैं। 240 211 से 30 रुपए का फर्क है, लेकिन ये लॉन्ग पुल ट्रेड है, बेस बना है और ब्रेकआउट मिला है, टर्न अराउंड स्टोरी है एनएमडीसी। अच्छा, एक बार ये अपडेट से बाहर निकल के आते हैं। एक बार आप पीवीआर लिखे आइए। अच्छा, हर्षिता से बातचीत करना तो मैं भूल ही गया। छुट्टी कैसी रही हर्षिता की? और हर्षिता, ये क्रू देखना हुआ क्या? देखिएगा क्रू? नहीं वीरू, बस रियल लाइफ क्रू को एक्सपीरियंस किया है, मूवी नहीं देखी। अच्छा, समझ गया। कैसी रही छुट्टियां हर्षिता? एकदम बढ़िया, नो कंप्लेंट्स वीरू, एकदम। मैं पहली दफा अंडमान्स गई थी, और मैं सोच रही मैं पहले क्यों नहीं गई। अच्छा, ये तो खैर देखिए, वक्त जिस प्रकार से लिखा हो उस हिसाब से जाएंगे। हर्षिता, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं कम से कम नहीं तो 2010 से 9 से ट्राई कर रहा हूँ। हर बार अंडमान का प्लान जो है वो बनते रह जाता है। अब तो फ्लाइट्स बहुत एक्सपेंसिव है, बट होटल्स कैसे थे हर्षिता? अच्छे थे अंडमान? एकदम बढ़िया वीरू, अदर देन द फैक्ट कि वहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ी सी फीकी है अगर आप वोडाफोन के ग्राहक हैं, वरना बाकी सब सही है। एंड उससे अच्छी आपको बीच डेस्टिनेशन भारत में शायद ही मिले, स्पेशली मेनलैंड पे। तो इट्स अ मस्ट डू। बिल्कुल, बस वक्त शायद हमारा जब लिखा हो तब जाएंगे, लेकिन हाँ, बहुत दिनों से प्लान था अंडमान जाने का। मीनवेल, नाउ कमिंग बैक टू पीवीआर 1379। नाउ क्रू के बारे में मैं पूछा था, सुबह अनुज भी चर्चा कर रहे थे। आपका एक दिन व्यू मैंने सुना था शरद जी, आप पीवीआर को इन लेवल्स पे 1320 1350 पे बाय करने की बात कह भी रहे थे। क्या ये प्राइस वाकई पीवीआर में एंट्री के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है क्या 1380 का? हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से देखिए, किसी भी बिजनेस में अगर आप थोड़ा कॉन्ट्रा बेट लेके चल सकें, जब बाजार थोड़ा सा उसको इग्नोर कर रहा हो, तो काफी बढ़िया री रेटिंग के वक्त पैसे बनते हैं। M&M का एग्जांपल ले लीजिए, कुछ समय पहले बजाज ऑटो का एग्जांपल ले लीजिए। तो मुझे लगता है पीवीआर में भी वैसी स्टोरी अगले साल 1.5 साल में अनफोल्ड होगी। अभी जो थोड़ा सा ओवरहैंग है कि बहुत ज्यादा ओटीटी में शिफ्ट है और लोग सिनेमा हॉल्स में नहीं जा रहे हैं, मुझे लगता है पहला लेवल ऑफ लैग तो पिछले साल भर में जिस टाइप की रिलीजेस आई हैं कंपैरेटिवली मच बेटर, और ऑडियंस वापस हॉल्स में जा रही है,
तो मुझे लगता है आने वाले समय में भी ये ट्रेंड जारी रहना चाहिए। जैसी राइजिंग पर कैपिटा इनकम और हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, मिक्स खास करके जो पॉपुलेशन का है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी टाइप का स्लो डाउन खास करके पीवीआर जैसी मोनोपोली बेसिकली मल्टीप्लेक्सेस में इंडिया में है। और जो एक्सपीरियंस है वो भी बिल्कुल अलग है, नए इनोवेटिव मेथड्स इन्होंने अडॉप्ट किए हैं। तो मैं तो बहुत बुलिश हूँ, मुझे लगता है यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आनी चाहिए। इनिशियल टारगेट्स आप 1800-1900 के पकड़ के चलें, बट उसके बियॉन्ड भी मुझे लगता है ये काफी स्ट्रॉन्ग रीरेटिंग कैंडिडेट होना चाहिए। 1800-1900 के बाद उसके बियॉन्ड भी मुझे लगता है लगातार आपको अगले 2 साल में जो नंबर्स आएंगे वहाँ काफी बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए। और 35-40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1800 से 2000 के इनिशियल टारगेट्स, बट मुझे लगता है उससे भी ज्यादा अपसाइड आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बननी चाहिए। ओके, पीएनबी ये पीवीआर आपकी स्क्रीन पे 1380 पर ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल अब चलते हैं आशीष वर्मा के पास और बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग। आशीष, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पैनल प्रोड्यूसर जो है ना, वो आज सुबह से अभी मेरे को बोल रहे थे कि आशीष वर्मा जी का अप्रैल फुल बनाना है। सुबह मेरा बनाया गया, पर मैं वैसा नहीं करूंगा। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया था, वो एरर आ रहा था सिस्टम में, हमारे कैमराज में फीड में वो इशू आया था। अच्छा, आपने पता नहीं पीवीआर शरद जी से पूछा। शरद जी बुलिश जरूर हो सकते हैं लेकिन इसके ग्राहक नहीं है। शरद जी एकदम दूर रहते हैं। नहीं, ओकेजनल ग्राहक हैं। पता नहीं, लास्ट तो मुझे पर अपडेट ही नहीं है कि शरद जी ने कौन सी निपटाई है। नहीं, आर्टिकल 370 अच्छी है ना। हाँ। इस वीकेंड वैसे था नहीं वीरू में, नहीं तो मैं वो क्रू जरूर देखता। मुझे भी लग रहा है क्रू बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अगर आर्टिकल 370 जितना अंतराल के बाद मूवी देखेंगे ना शरद जी, तो स्टॉक यही करेगा। फिर तो बाय कॉल नहीं दीजिए आप, फिर तो आप ये कहिए कि न्यूट्रल हूं मैं यहाँ पे, अगर इतने लंबे बड़े अंतराल के बाद देखेंगे तो। खैर चलिए, अब छोड़ते हैं इस बात को, ये बात बाद में लौट के आएंगे इस पर। आशीष के पास चलते हैं, एग्जैक्टली इसमें पीएनबी हाउसिंग की तेजी के कारण को समझते हैं। आशीष, स्ट्रॉन्ग मूव 725 डे हाई पर, बहुत तगड़े मूव्स एंटिसिपेट नहीं कर रहा था, पर मैं जब वीकेंड में न्यूज ढूंढ रहा था तब पीएनबी हाउसिंग रडार पे था, पर मुझे लगा नहीं था इस तरह का मूव्स आएंगे। अदरवाइज आज सुबह से मेंशन कर रहा होता। लेकिन पीएनबी हाउसिंग डबल डिजिट गेन्स, इनफैक्ट हर टिक के साथ मोमेंटम और स्ट्रांग हो रहा है। जब मैं आ रहा था तब 13% के आसपास के उछाल थे, अब 15% के आसपास की तेजी है। और आज के अपमूव से पहले दरअसल ये ध्यान रखिएगा, स्टॉक अपने ईयर हाई जो मेरे ख्याल से 914 के थे, वहां से 30% करेक्ट होकर कामकाज कर रहा था। तो पिटा हुआ स्टॉक था जो आज एक तरफा मूव डिलीवर करता हुआ। क्यों? दरअसल एक नहीं, 2 रेटिंग एजेंसीज की तरफ से अपग्रेड जाते हुए। पहले इकरा स्क्रीन पर रखता हूं आपके। इकरा ने इस कंपनी की रेटिंग इकरा AA से इकरा AA प्लस कर दी है और स्टेबल आउटलुक के साथ, यह कहते हुए कि इस कंपनी की इंप्रूवमेंट हो रहा है फाइनेंशियल्स में, एक सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसकी क्रेडिट प्रोफाइल में एसेट क्वालिटी मैट्रिक्स इंप्रूव हो रहे हैं और इसकी कैपिटलाइजेशन प्रोफाइल अच्छी हो रही है। ये रीजंस बताते हुए इकरा ने इसको अपग्रेड करा। लाइकवाइज केयर रेटिंग्स ने भी इस कंपनी को अपग्रेड करा है। केयर AA से उन्होंने भी केयर AA प्लस कर दिया है। उन्होंने भी पॉजिटिव से स्टेबल की रेटिंग दी है इसमें आउटलुक को लेकर, और वो भी स्पेसिफिकली ये सब पॉजिटिव्स हाईलाइट करते हुए। ये तो 2 रेटिंग एजेंसीज का थम्स अप था, पर स्टॉक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद हो गया मॉर्गन स्टैनली की एक जो रिपोर्ट आई, ओवरवेट का कॉल दिया 970 के टारगेट्स के साथ, यानी कि प्रीवियस वीक या प्रीवियस सेशन का क्लोज जो थर्सडे का 630 का था, 54% का अपसाइड मॉर्गन स्टैनली को नजर आता है। दरअसल वो हाईलाइट कर रहे हैं कि Q4 के जो परफॉर्मेंसेस होंगे, आमतौर पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के परफॉर्मेंसेस अच्छे रहते हैं, लोन ग्रोथ के लिहाज से, एसेट क्वालिटी के स्टैंड पॉइंट से। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस उस स्पेस में वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव नजर आते हैं। FY25 प्राइस टू बुक के लिहाज से 1 टाइम्स और प्राइस टू अर्निंग्स के लिहाज से 9 टाइम पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग स्पेस, रेटिंग एजेंसीज का थम्स अप आता हुआ और ऊपर से वैल्यूएशन शायद कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव मॉर्गन स्टैनली के लिहाज से, इन सब का इंपैक्ट है कि पिटा हुआ स्टॉक एक तरफा आज अचानक मूव डिलीवर करता हुआ। इनफैक्ट ये मेरे भी नजर में आया था और मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी किस तरह का मूव देखने को मिलेगा। नीलेश, बस निकल गई या फिर मौका है अभी भी कुछ कैच करने का? माफ कीजिएगा सीता जी, आप पीएनबी हाउसिंग जी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो चुके हैं।
और एक लगातार गिरावट का ट्रेंड था, लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बन रहे थे। उसके बाद आज का जो स्पाइक आया है उस पे थोड़ा सा इंतजार करना होगा इसकी सस्टेनेबिलिटी का। अगर ये 740 के ऊपर टिकता है तब यहाँ पे फॉलोअप मूव देखने को मिल सकता है, बट 16% के उछाल के बाद यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है बिल्कुल बने रह सकते हैं। 720 के स्टॉप लॉस से 760 770 तक का मूव कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ सकता है। तो एक तगड़ा मूव यहाँ पर आ चुका है और आगे भी वो मोमेंटम जारी रहने के पूरे आसार हैं। अब 105 रुपए की बढ़त 17% ऊपर आज जिस तरह से चल रहा है, लग रहा है कि ये अपर सर्किट की तैयारी कर रहा है पीएनबी हाउसिंग। चलिए अब 4 का चौका का रुख करते हैं और सस्ता ऑप्शन के लिए सबसे पहले चलेंगे राजेश पालविया के पास। जी, तो हर्षदा जी, इस सस्ते ऑप्शन में हमें जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो मेटल स्पेस से ही, और उसमें हमें लगता है वेदांता के साथ जाना चाहिए। वेदांता में जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हमें लगता है यहाँ पे स्टॉक में पोटेंशियल है। ये स्टॉक अब 300 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। 285 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 12 रुपए के आसपास। हमें लगता है ये ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं करीब 18 रुपए से 20 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा करीब 8 रुपए के आसपास। तो वेदांता का 285 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। ओके, तो 285 का कॉल वेदांता वाला ये लेकर चले और यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। 11 रुपए 65 पैसे पर ये फिलहाल आपको मिल रहा है। राजेश सातपुतिया, आपका ट्रेड क्या रहेगा बताइए एफएनओ सुपरस्टार। हर्षदा जी देखिए, मेरी नज़र IRCTC पे है, और इनफैक्ट IRCTC हमारा इस महीने का टॉपिक भी है। जिस तरह से आज प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया, मुझे लगता है इसका इमीडिएट टारगेट जो है वो 1000 का होगा। पोजिशनली 1050 तक का मूव मिलेगा, लेकिन 1000 का इसका पहला टारगेट होगा। सो एट ए लेवल ऑफ 973 इट्स अ बाय। जो सुबह का स्टॉप लॉस अलग थे, अभी जो नया स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 960 का। सो 960 के स्टॉप लॉस के साथ IRCTC बाय करे, टारगेट 1000। इसमें कोई राय नहीं कि IRCTC का आज प्राइस सेक्शन बहुत स्ट्रांग था, और अमूमन के फर्स्ट डे के मैसेज को हाथों हाथ देना चाहिए। बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक का। अब चलते हैं अगली कॉल के लिए मानस जी के पास। 4 के चमत्कार। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, एबी कैपिटल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एबी कैपिटल में 2 दिनों के कंसल्टेशन के बाद आज एक ट्रेड ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक तरह का कंफर्मेशन है हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का। तो आई थिंक करेक्शन कंप्लीट हुआ है और यहाँ से एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। करंट लेवल्स पे आप एबी कैपिटल में खरीदारी कर सकते हैं। 178 178 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 188 188 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 180 वाला एट द मनी कॉल ऑप्शन जो 6 रुपए 60 पैसे का चल रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 4 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए इस ऑप्शन में और 10 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, आदित्य बिरला कैपिटल 180 का कॉल ऑप्शन भी, और आदित्य बिरला कैपिटल फ्यूचर्स 180 170 पे ट्रेड करते हुए। अब चलते हैं शरद जी के पास आज की मिड कैप फंडा कॉल के लिए। शरद जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर काफी डिसेंट करेक्शन स्टॉक ने ऑलरेडी देख ली है। हमारा ये मानना है कि अगले साल इस साल अर्निंग में लगभग 30-35% का उछाल आना चाहिए। 10 रुपए के आसपास की अर्निंग आएगी। 30-35 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए 350 रुपए के आसपास के लक्ष्य के लिए। और ब्रॉडली जो कंपनी प्रीमियमाइजेशन पे फोकस कर रही है, नए एरियाज में एंट्री की बात कर रही है, जिससे उनका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो लगभग एग्जिस्टिंग टोटल एड्रेसेबल मार्केट से 3 गुना हो जाएगा। स्विच गियर्स, केबल्स, वॉशिंग मशीन, ये सब वाइट स्पेसेस उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। कंपनी लगातार इनोवेशन और प्रीमियमाइजेशन पे फोकस कर रही है, जिसका फायदा जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है फैंस में और एलईडी लाइट्स में, वहां पे भी उनको फायदा मिलना चाहिए। इसके अलावा नए चेन ऑफ प्रोडक्ट्स भी उन्होंने लॉन्च किए हैं। तो हमारा ये मानना है जैसे जैसे ये सारी चीजें कल्मिनेट होती हैं अगले साल 1.5 साल में, काफी पॉजिटिव रहना चाहिए और टोटल कंज्यूमर डिमांड में भी काफी स्ट्रेंथ की उम्मीद हम कर रहे हैं। तो उसका फायदा क्रॉम्पटन को भी मिलना चाहिए। नए प्रोडक्ट्स, कूलर्स वगैरह सभी चीजें कंपनी ने लॉन्च की हैं। तो नंबर ऑफ SKUs काफी बढ़िया तरीके से एक्सपैंड किए हैं। लगभग 60% रिटेल फुटप्रिंट्स पे वो अवेलेबल हैं उनके प्रोडक्ट। ई कॉमर्स पे जो काम हो रहा है वहाँ पे भी काफी बढ़िया स्पीड में ग्रोथ आ रही है। तो हमें लगता है अगले 1 साल में ये सारी चीजें जैसे जैसे नंबर्स में दिखाई देती हैं, पिछले कुछ समय में हमने कुछ पेटेंट्स वगैरह मिलते हुए भी मिले, तो मुझे लगता है 350 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से क्रॉम्पटन एक काफी बढ़िया बेट होनी चाहिए।
के तो क्रॉम्पटन एक बढ़िया पिक आपके लिए। मैं सारे ट्रेड्स रिकैप कर देते हैं जो अभी अभी 4 का चौका में आए हैं और फिर चलेंगे मार्केट बिग बॉय से बात करने के लिए। तो सस्ता ऑप्शन राजेश पालविया ने पिक किया है वेदांता का 285 का कॉल लेने की सलाह। 18 और 20 के टारगेट के लिए तेजी करें, 8 रुपए का स्टॉप लॉस है। राजेश सातपुते को पसंद है IRCTC, पहला टारगेट 1000 फिर 1050 तक भी जा सकता है, 960 के आसपास आपका रहेगा स्टॉप लॉस। आदित्य बिरला कैपिटल है मानस की पिक, 188 का टारगेट और 178 का स्टॉप लॉस रहेगा। क्रॉम्पटन रेडार पर है शरद जी के, जहां पर 350 की बात हो रही है, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आगे आ सकता है। क्रॉम्पटन कंज्यूमर एक बाय साइड का ट्रेड। चलिए इस बीच मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर 47,537 के आसपास निफ्टी बैंक 42,450 के करीब निफ्टी ट्रेड करता हुआ और मिड कैप्स में भी रुझान तगड़ी खरीदारी का बना हुआ है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह से फेवर में है आपके गेनर्स की तरफ। इस मार्केट को अप्रोच कैसे करना है और 2025 के वित्त वर्ष में इस फिस्कल में बाजार ने जो शानदार शुरुआत की है, क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान। प्रकाश, गुड आफ्टरनून। एक बहुत ही बढ़िया हफ्ते की शुरुआत होती दिखाई दे रही है और इस वित्त वर्ष की भी। अब जैसे जैसे हम अगले हफ्ते में आएंगे, एक बड़ा इवेंट हमारी क्रेडिट पॉलिसी निकल जाएगी और फिर ऑफ कोर्स रिजल्ट सीजन का आगाज रहेगा। बड़ी एक्सपेक्टेशन क्या है? पहले तो रिजल्ट से मैं आपसे समझना चाहूंगी। गुड आफ्टरनून अर्चना। देखिए, रिजल्ट सीजन में खास करके जब आईटी से शुरुआत होती है हर बार की तरह, एक ये मार्केट भांपने की कोशिश करेगा कि आईटी में यूएस में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो एआई रेवोल्यूशन हम देख रहे हैं, उससे हमारी कंपनीज उसमें कितनी पहल कर सकती, कितनी हिस्सेदारी इस कारोबार में ले सकती है, कहाँ कहाँ वैल्यू एडिशन हो सकता है। और उसका इंडिकेशन आपको रिक्रूटमेंट के नंबर से आएगा, हेड काउंट बढ़ा कितना हुआ, नए कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से आए। उस लिहाज से एक ये सेक्टर है जो रिप्रेजेंटेशन अच्छी खासी है इसकी, लेकिन एक्सेप्ट फॉर टीसीएस और आजकल कुछ रोज में जो इन्फोसिस की बढ़त है, बाकी तो इतनी कोई चाल बहुत बड़ी आई नहीं है इसमें। खास करके जो एक्सेंचर के नंबर्स के बाद मायूसी आई थी, उसका असर अभी भी दिख रहा है। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा पॉकेट मुझे लगता है बैंकिंग में, मुझे वहां पे बहुत जगह इसलिए दिख रही है कि जब मार्च के नंबर्स आएंगे तो आपको जो बैंकों में एक वो बना था, रिस्क परसेप्शन बना था कि बैंकों के रेशियोज थोड़े से अपसेट हो सकते हैं, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के। तो वहां पे क्या मार्च एंड तक नंबर्स ठीक ठाक आने के बाद इंप्रूवमेंट की जगह बनती है, क्रेडिट ग्रोथ की जगह बनती है। और याद रखिएगा कि अब हम इंटरेस्ट रेट साइकिल की जो ऊंचाई वाला जो फेज था, उसके करीब करीब उसके एंड तक पहुंच चुके हैं। अगर यूएस में जून में कोई फेरबदल आता है, इसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स में कटौती आती है, तो हमारे यहाँ भी एक हो सकता है आरबीआई का हो जाए। तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर आरबीआई की एमपीसी की जो बैठक है इस हफ्ते, उससे वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन रहेगा। और तीसरा सेक्टर जो मुझे समझ आ रहा है, कैपिटल गुड्स में जो तेजी हमने देखी है वो कितनी बरकरार रह सकती है। जो ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनीज के यहाँ पे सब्सिडीज हैं जो काम कर रही है इतना अच्छा, वो उसमें अभी भी तेजी की गुंजाइश आपको कितनी दिख रही है इन टर्म्स ऑफ हेडरूम फॉर ग्रोथ, वो एक आपको दिखेगा। रिजल्ट्स में ये 2-3 पॉकेट्स जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग रहेंगे। बाकी मैं नहीं समझता कोई इतनी खास एक्सपेक्टेशंस हैं जिससे डिसअपॉइंटमेंट हो। अगर ये 3 पॉकेट्स के रिजल्ट्स ठीक ठाक आए तो मार्केट एक आपको निफ्टी नए हाई पे पहुंचता हुआ वापस दिख सकता है। और ये हो सकता है कि ये अप्रैल एंड मई तक ये सिलसिला हो जाए, जारी रहे। बट इलेक्शन रिजल्ट्स की उम्मीद में ऑफ कोर्स मार्केट फिर अलग टाइप का बिहेवियर भी दिखा सकता है। इंटरेस्टिंग क्वार्टर है, बट आई डोंट थिंक कोई नेगेटिव्स एटलीस्ट एक्सपेक्टेशंस में के हिसाब से कोई नहीं। इनफैक्ट अगला सवाल यही था, एक तरफ ये अर्निंग्स कंपनियों के नतीजे और दूसरी तरफ चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन हम नॉर्मली देखते हैं वो प्री इलेक्शन प्ले आने लगता है। तो प्री इलेक्शन प्ले में फिर से वो कैपिटल गुड्स इंफ्रा वाली कंपनियां रहेंगी या फिर कुछ अलग हटकर मार्केट कोर फंडामेंटल्स और नंबर्स पर ज्यादा फोकस करना चाहेगा? नहीं, नंबर्स पे तो मार्केट का फोकस नंबर्स पे तो हटेगा नहीं अर्षदा, एक चीज बहुत क्लियर है। लेकिन चुनावी नतीजों की उम्मीद के हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन है, सबसे बड़ा चेंज क्या आएगा अगर जो एक बार जून के पहले हफ्ते में जब नतीजे बाहर आ जाएंगे,
अगर बीजेपी को डिसाइसिव विन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग वो आती है, उसके बाद आपको एफआईज की तरफ से एक बहुत अच्छा खासा इनफ्लो का रुझान दिखना शुरू हो जाएगा। अभी तक जो एफआईज ने बाइंग की है वो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एकदम हल्की फुल्की बाइंग की है। तो जो पूरी होल हार्टेड बाइंग आनी बाकी है वो मेरे ख्याल से इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद आएगी। और इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद अगर एफआईज की बाइंग आती है, और डीआईज को सेलिंग करने की कोई इच्छा है नहीं ऐसे, जिस हिसाब से आप एसआईपी का आंकड़ा देख रहे हैं बढ़ते हुए हर महीने, तो आप समझ सकते हैं कि निफ्टी या लार्ज कैप स्टॉक्स में, या एटलीस्ट इन द टॉप 250 स्टॉक्स ऑफ द निफ्टी, आपको बहुत बढ़िया वो फ्रेश बाइंग दिखनी शुरू हो जाएगी। और एक इसके बाद आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रब ऑफ इफेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ से जून तक ये जो एग्जैक्ट 2 महीने आपके पास हैं आज, ये 2 महीने के अंदर आपको अगर पोजीशन बनानी है तो लार्ज कैप की तरफ झुकाव रहना चाहिए, या लार्जेस्ट मिड कैप्स की तरफ रहना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मिड कैप में कुछ होगा नहीं, लेकिन वैसे आप चुनिए स्टॉक्स, उन स्टॉक्स का चयन कीजिए जिसमें आपको लगता है एफआईज अपनी होल्डिंग बढ़ाने की चेष्टा करेंगे, और उनके कुछ फेवरेट्स होते हैं, कुछ पॉकेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, उस हिसाब से। तो जैसे एशियन पेंट्स है, अभी तक चला नहीं है। आज हम लोग बात कर रहे थे कि एफएमसीजी में जिस टाइप की एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रही है, इतना कंसोलिडेशन ब्रिलियंटली हुआ है, चाहे वो HUL हो, ब्रिटानिया हो, डाबर हो, इन सब में आपको जैसे जैसे कंजम्पशन डिमांड शुरू होती हुई, इंप्रूव होती हुई दिखेगी, एक वापस एक्साइटमेंट आएगा। और अगर एफआईज का पैसा आता है इस टाइप के, उसमें फार्मा, एफएमसीजी, बैंकिंग, तो आपको बहुत बढ़िया इसके अंदर एक मूव मिल सकता है। फंडामेंटल्स तो गवर्नमेंट के बनने के बाद, बजट आने के बाद फिर से वापस हावी हो ही जाएंगे, तब थोड़े से सेक्टर स्पेसिफिक आप कॉल्स ले सकते हो। लेकिन अभी ब्रॉडली एफआईज की वापसी की उम्मीद में जो खरीदारी करनी है वो आप कर सकते हैं। ओके, प्रकाश सर, वीरेंद्र बोल रहा हूँ एरी स्टूडियोज से। ये मुथूट मन्नापुरम जिस प्रकार का मूव गोल्ड में है, और गोल्ड को लगभग लास्ट 5,000 पॉइंट का जो स्विंग मिला है वो शॉर्ट कवरिंग ने दिया है। आपका व्यू गोल्ड के प्राइस को देखते हुए मुथूट मन्नापुरम पे, इवन फॉर दैट मैटर फेडरल बैंक जिसका गोल्ड लोन एक्सपोजर काफी स्ट्रांग है, क्या बन रहा है सर? मेरे को बहुत बढ़िया पॉकेट आपने चुना है। देखिए, एक तो गोल्ड की आपके पास इसमें टेलविंड्स है कि गोल्ड की जो इन्वेंट्री इनकी है वो जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे आपको इनका एबिलिटी टू लेंड जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन याद रखिए, जो आरबीआई के नॉर्म्स हैं जो एलटीवी के बेसिस पे, वो फॉलो करते, हर एक कंपनी एक अलग दायरे में उसको फॉलो करती है अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। उस लिहाज से अगर आप देखें तो जो कुछ कंपनीज ने बहुत एग्रेसिवली ग्रो होने की कोशिश की, जो इंडिया इन्फोलाइन जैसे था, तो आरबीआई ने वहां पे उनको थोड़ा सा ऊपर वो किया कि भाई ये इस टाइप का अंकुश लगाया गया कि भाई ये आप ऐसे नहीं कर सकते, इसमें कुछ तब्दीली लाइए, ये सिस्टम आपके फिर से वो रीसेट करिए। उस लिहाज से जो आईएफएल ने जो मार्केट छोड़ी है, वो सबसे ज्यादा बेनिफिट उसका मुथूट को होगा। तो मैं नहीं समझता कि मुथूट जैसा रिस्क मैनेजमेंट, इतना ठोस रिस्क मैनेजमेंट, इतने अच्छे सिस्टम प्रोसेसेस किसी और कंपनी के हैं। तो अगर आपको गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में तेजी दिख रही है, और जैसे गोल्ड के प्राइसेस आज नई ऊंचाई पे जरूर है, ये 2009 के बाद इस टाइप का मूव आपको गोल्ड में दिखाएगा, फिर ऑलमोस्ट 15 साल बाद ये मूव थोड़ा सा सेक्युलर या लॉन्ग टर्म हो सकता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ये कोई बहुत जल्दी हल होने वाले हैं नहीं इश्यूज, और गोल्ड प्राइसेस के अपना एक अलग ही जोन में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अगर इन कंपनी से बेट करना है तो मुथूट ऑफ कोर्स इज अ गुड बेस्ट बेट। बैंकिंग में कई लोग इसके अंदर पड़े हैं, सीएसबी है, फेडरल बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, बहुत लोगों ने ये कोशिश की कि ये बढ़ाए। इनफैक्ट एसबीआई का पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया है गोल्ड लोन का। लेकिन जो एक्सपर्टीज मुथूट की है, जो प्रेजेंस है, उसको अगर आपको लेवरेज करना चाहे तो मेरे हिसाब से अभी भी इसके अंदर आपको अपसाइड अगले 1.5 साल के लिए मिल सकती है। ये प्रकाश सर, ये वोल्टास को पिक करने का टाइम है क्या? आई मीन आपका समर का सीजन या फिर हैवेल्स अच्छी एक पिक रहेगी? अच्छा, वीकेंड पे तो बताऊं मैं आपको सर, दिल्ली एनसीआर का तापमान खासा बढ़ा हुआ था। कन्फ्यूज़न बस ये था कि समाचारों में सुनने को मिलता है कि उत्तरकाशी में बर्फ़ पड़ रही है, और वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे स्कीइंग कहाँ होती है ऊपर, वहाँ बर्फ पड़ रही है, तो आदमी सोचता है कि नहीं अभी बारिश हो जाएगी थोड़ा। ओली यस, एग्जैक्टली। आप तो पहाड़ों के में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं सर। ये वोल्टास को पिक करने का टाइम है क्या ये? नहीं, देखिए, ये जो बर्फ गिरने का सिलसिला है, ये एक आध जगह गिरती है, 2 दिन के लिए गिरती है, लेकिन उसका कोई असर दिल्ली में या बम्बई में तो आना नहीं है।
और एयर कंडीशनर एज अ सेगमेंट अगर आप देखें वीरू, आपने बहुत सही कहा, ये सबसे पहली चीज है जो आजकल लोग अपनी एस्पिरेशन लिस्ट में रखते हैं कि अगर खर्चा करना है, पैसे बट कहीं जमा हुए, थोड़े सेविंग्स हो गई, लोन ले लिया, तो किस चीज के लिए लिया? आपके पास ऑलरेडी फ्रिज, ये वो सब, टीवी तो घर में है ही है, अब लेना क्या है? तो एयर कंडीशनर। सो एयर कंडीशनर्स की जो सेल है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, जो अब ग्रोथ रेट जो दिख रहा है, वो शायद ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। इसके अंदर कुछ प्लेयर्स को मैं मिला हूँ जो वोल्टास के लिए काम करते हैं, जो आउटसोर्स, जहाँ वोल्टास इनको आउटसोर्स करता है। ऑफ कोर्स बड़े वाले एम्बर, डिक्सन टाइप तो हैं, ये छोटी कंपनीज भी हैं। एक नासिक की कंपनी को मिला था जो वोल्टास का बहुत बड़ा काम करते हैं। उनसे ये समझ आ रही है कि इसमें डिमांड बहुत है, लेकिन मार्जिन्स ज्यादा बनने की गुंजाइश कम हो जाती है। तो ये कॉम्पिटिशन इतना है, हर एक जने के पास नए नए मॉडल्स हैं, हर एक के पास कोई ना कोई यूनिक फीचर्स हैं। तो कंपेटिटिव इंटेंसिटी जो यूसीपी में, यूनिवर्सल कूलिंग प्रोडक्ट्स जो सेगमेंट जिसको कहते हैं, विंडो एयर कंडीशनर, स्प्लिट एयर कंडीशनर्स में, वहां पे थोड़ा सा ये होगा। लेकिन वोल्टास के लिए एक और एडवांटेज है वीरू, उस वजह से मेरे को लगता है ये थोड़ा सा पॉजिटिव जोन में क्यों आ रहा है बाकी ब्लू स्टार और इन सब के कंपैरिजन में। वोल्टास का मिडल ईस्ट से बहुत बड़ा कारोबार आता है, और वो कारोबार में इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का जो कारोबार है, वहां पे अगर आप देखें तो जो एलएनटी की ऑर्डर बुक आ रही है, जिस क्वालिटी की ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो मार्जिन्स पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, और जिस स्पीड में इनको ये ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने की एक्सपेक्टेशन है, सऊदी अरेबिया में इतनी सब डेवलपमेंट हो रही है, नए शहर बन रहे हैं। मैं नए इलाके नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ नए शहर बन रहे हैं। और ये इतने सारे शहरों की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसमें ब्लू स्टार, वोल्टास, सभी टाइप की कंपनीज को काम मिल रहा है। इतना काम है कि ये अगले 4-5 साल तक बिजी रह सकते हैं। लेकिन उसका कैसे एग्जीक्यूशन आएगा, किस क्वार्टर में कब कितना हासिल कर पाएंगे, वो देखना थोड़ा जरूरी है। बट मुझे लगता है कि वोल्टास डेफिनेटली, वोल्टास और ब्लू स्टार दोनों को ही अगर आप एज अ बास्केट ले लें, दोनों थोड़ा थोड़ा दोनों में पैसा लगाइए, कभी कोई चलता है, कभी दूसरा चलता है, दोनों ही अच्छी कंपनी है। वोल्टास का लेकिन एयर कंडीशनर्स में बोलबाला थोड़ा ज्यादा है, और थोड़ा प्रोडक्ट एक्सटेंशंस भी कर रहे हैं, वाटर कूलर्स और ये सब में। जो इनका तुषार ब्रांड का जो वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर्स है, वहां पे भी काफी कारोबार बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो डेफिनेटली अच्छा है। समर्स आ गया है, थोड़ा जल्दी आ गया है। नॉर्मली अप्रैल में हम लोग ये सब चीजों की बात करते हैं, आज हम 1 अप्रैल से शुरू कर दी, मतलब मार्च एंड हुआ और हमने इसकी तरफ देखना शुरू कर दिया है। तो डेफिनेटली आई थिंक ये रहेगा पॉजिटिव, बट अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आर बिल्ट इनटू द प्राइस। ये मैं नहीं कह रहा कि इसमें किसी को पता ही नहीं है और एकदम से गर्मी शुरू हो गई और एसी बिकने लगेंगे। तो काफी हद तक ऑल दैट इज प्राइस, बट आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड करिए जब डिप्स में मिलता है, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू के साथ करिए, क्योंकि जो मैं सऊदी की बात कर रहा हूँ या मिडिल ईस्ट में से जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन की, वो थोड़ा सा लंबे समय के लिए, लंबे अवधि के लिए ही उसकी रंग रूप जो है वो उधर निखरेगा। अभी थोड़ा सा इमीडिएट बेसिस पे कुछ नहीं। आपकी नजर क्या इंडस टावर ये वोडाफोन आइडिया पर गई है प्रकाश? क्योंकि आज एक रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही है जहां पर सीएलएसए कह रहा है कि जो रिस्क थी वो धीरे धीरे करके रिवर्स हो रही है, कंसिडरिंग इंडस टावर को टाइमली पेमेंट्स मिल रहे हैं। इसमें कुछ और पढ़ना चाहिए? नो, एब्सोल्युटली, बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेस हो रहा है सर। देखिए आप, इसमें हो ये रहा है कि जो पिछले साल जब 5G का रोल आउट शुरू हुआ, तो 1 साल तक इनके लिए जो एक ऑब्लिगेशन थी, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन जिसको कहते हैं, कि हर एरिया में आप पहले 5G, कुछ मिनिमम जो कवरेज के लिए 5G पहुंचाइए, उसके बाद आप आगे की ग्रोथ की बात करें, तो वो रिलायंस, जियो ने और भारती ने काफी हद तक कंप्लीट किया है। अब जो 5G का एक्सटेंशन हो रहा है वो प्रॉमिसिंग सर्कल्स में ही हो रहा है। और प्रॉमिसिंग सर्कल जहां मैं कह रहा हूँ, जहाँ रेवेन्यू विजिबिलिटी उनको बहुत बढ़िया है, डेटा यूसेज जहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, ग्रोथ रेट्स अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं आपको जून के आसपास मुझे लगता है पहला प्राइस इंप्रूवमेंट, प्राइस हाइक जो है टैरिफ्स में, वो भारती की तरफ से आ जाएगा। और वो जैसे ही वो आता है तो अब सबके लिए इजी हो जाता है, चाहे वो जियो हो, वोडाफोन हो, अपना प्राइस बढ़ा सकते हैं, अपनी वायबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो टावर का बिजनेस तो डेफिनेटली इतने सालों से जो एक साइडवेज हो गया था, क्योंकि एक्सपेंशन ही कोई नहीं कर पा रहा था। पहले 12 प्लेयर्स थे, आज सिर्फ 3 प्लेयर 4 प्लेयर्स बचे। वहां पे बहुत सब चेंजेस आ रहे हैं। और एक चीज बोलना चाहूंगा, एटीसी में जो वोडाफोन की हिस्सेदारी, जो डेट था वोडाफोन ने लिया था, वो उसकी जगह उन्होंने उसको इक्विटी में कन्वर्ट करा है। अब इक्विटी में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि एक तो उनको कॉन्फिडेंस है कि कंपनी टिकी रहेगी, तो इक्विटी में वैल्यू बनेगी, और दूसरा वोडाफोन पे जो एक लायबिलिटी थी डेट की, वो चली गई है। तो उस लिहाज से उनके कैश फ्लो जैसे इंप्रूव होंगे, वो टावर कंपनीज के पुराने बकाये को जो है वो पूरा करते रहेंगे। इनफैक्ट
इंडस के पास इतना आउटस्टैंडिंग है, मतलब इंडस की बुक्स पे वोडाफोन से, अगर वो धीरे धीरे आने लगता है तो उनका वन टाइम प्रॉफिट जो है, वो राइट बैक जिसको कहते हैं हम, कि जो इन्होंने राइट ऑफ किया था वो वापस आने लगेगा, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। सो दैट्स द रीजन जब इंडस में इतनी आपको वो दिख रही है। लेकिन इंडस के साथ साथ एक ये चीज आपको एक ख्याल छोड़ना चाहूंगा आपके साथ। एक बहुत छोटी कंपनी है, मेरे ख्याल से 1200-1300 करोड़ मार्केट कैप की, वो जहां जहां इंडस की प्रेजेंस है वो तो है ही है, लेकिन ये बहुत नीश एरियाज में है, जो सरकारी बिल्डिंग्स में, एस्टेब्लिशमेंट्स में, जहाँ पे सेवा देते हैं। टावर ये भी बनाते हैं, इनके भी क्लाइंट्स भारती, जियो, वोडाफोन है। इस कंपनी का नाम है सुयोग टेलीमैटिक्स। बहुत छोटी कंपनी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें लिक्विडिटी कम होती है। आप इसको ज्यादा देखेंगे तो इतने वॉल्यूम के साथ ट्रेड नहीं होती, तो भाव में उतार चढ़ाव ज्यादा ही हो जाएगा। लेकिन इसको धीरे धीरे करके समझे अगर, तो इस टाइप की कंपनीज की भी परफॉर्मेंस आपको इंप्रूव होती हुई दिख रही है, और 65% एबिटा पे काम करते हैं। ये नहीं कि इनकी कंपनी प्रॉफिट, इस कंपनी को प्रॉफिट नहीं आया, प्रॉफिट है, लेकिन स्केल थोड़ा छोटा है। इनके पास सिर्फ 5000-5500 के करीब टेनेंसीज हैं एज कम्पेयर टू इंडस जो लाखों में है। सो कंपनी बहुत छोटी है, लेकिन स्पेस बड़ी इंटरेस्टिंग है। और डिजिटाइजेशन को लेके हर्षदा, डेटा का यूसेज मुझे तो नहीं कहीं समझ आया कि कहाँ पे कम होगा। सो इसको इस सेक्टर को डेफिनेटली एक पॉजिटिव रूप से देखा जा सकता। इनफैक्ट क्योंकि हम इस पूरे स्पेस की बात कर रहे हैं, ये भारती हेक्साकॉम के आईपीओ में पैसे फिर लगाए जाएं या नहीं? सो टेलीकॉम का बहुत सालों बाद एक आईपीओ आ रहा है, बट इसमें ओएफएस है, मतलब जो टीसीआईएल का जो हिस्सा था उसको मोनेटाइज करके एग्जिट दी जा रही है। भारती इसमें स्टेक बेच नहीं रहा है अपना, वो 70% 71% जो भी उनका है उस पर मेंटेन रहेगा। तो अच्छा है, आईपीओ तो अच्छा है, लेकिन इट्स जस्ट वन मोर टेलीकॉम प्लेयर। मतलब कोई बहुत खास इसमें ऐसी कोई एडवांटेजेस नहीं है, दो सर्कल की के वो है ओनरशिप, और उसके लिए ये कर रहे हैं। तो एक बैलेंस शीट इशू है, मतलब बैलेंस शीट रिपेयर, बैलेंस शीट हाईलाइट है, नॉट नेसेसरली कोई बहुत बड़ा बिजनेस आपको इससे हासिल हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक इसमें कोई खास इसकी वजह से होगा। हाँ, भारती का शेयर इंप्रूव हो रहा है, वो अलग बात है, और आगे चल के वैल्यू बनने लगेगी तो भारती के शेयर पे भी फर्क पड़ेगा, बट थोड़ा सा समय लगेगा। की ट्रिगर टू वॉच इज द प्राइस हाइक। जैसे ही आपको अंदेशा आता है, और ये आता है डीलर से बात करके, डीलर्स को एक एहसास होने लगता है। जैसे पहले सिगरेट के भाव बढ़ते थे तो डीलर्स को महीने पहले पता चल जाता था, वैसे ही जो प्रीपेड फोन्स होते हैं, प्रीपेड कार्ड, सिम कार्ड्स की जो बिक्री करते हैं जो खुदरा व्यापारी, उनको सबको ये समझ आने लगता है कि इसमें प्राइस हाइक आने की उम्मीद है कि नहीं। प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चर्चा यहाँ पर। अच्छा, इस बीच बीईएल रेडार पर लेकर आएंगे, और बीईएल मैं इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे जानकारों के रेडार पर भी था। FY24 का अपडेट आ रहा है। 19,700 करोड़ का रिकॉर्ड टर्नओवर कंपनी ने दरअसल घोषित किया है। आगे और डिटेल्स जब फाइनेंशियल नंबर्स आएंगे तब स्टॉक पर नजरें रहेंगी। फिलहाल 4.5% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। अमित सेठ, रिविजिट करें इस स्टॉक को, बीईएल। जी मैम, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। जिस हिसाब से आज की मोमेंटम कैंडल देख रहे हैं, ये 215-220 की तरफ जा रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग 207 रुपए का हम दिखेंगे। तो 207 का स्टॉप लॉस लगाइए। एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर तेजी की अभी भी है। 13.5% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर कुल ऑर्डर में, और कुल ऑर्डर बुक की पोजीशन 35,000 करोड़ पर है बीईएल की, 4% ऊपर। चलिए अब बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स की तरफ बढ़ते हैं और जानेंगे उसके बाद फिर डीलिंग रूम में किन किन स्टॉक्स की चर्चा हो रही है। गावा जी बताइए, तेजी मंदी क्या ट्रेड? तेजी बिल्कुल। स्टॉक का नाम है ग्लेनमार्क फार्मा, ट्रेड कर रहा है 982, स्टॉप लगाना चाहिए 970, करीब 12 रुपया, टारगेट होगा करीब 1000 का। ग्लेनमार्क फार्मा में 1000 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, मेरा ट्रेड एनएमडीसी रहेगा, क्योंकि एनएमडीसी के अगर पैटर्न देखें तो अब ऐसा लग रहा है कि बॉटम बना है, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन पैटर्न बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। एनएमडीसी के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 210 का स्टॉप लॉस लगाइए, 220 के टारगेट्स हो गए। ओके, एनएमडीसी। राजेश पालविया जी, आप क्या पिक करेंगे कल के लिए, ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए?
फाइनेंशियल्स में फोकस है और हमें लगता है यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस को बाय करना चाहिए। यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख रहा है और स्टॉक में अगर टेक्निकल सेटअप देखें तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे आते हुए दिखा और देखें तो हाउसिंग फाइनेंस और फाइनेंस कंपनी में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आज पहले दिन सीरीज के पहले दिन बनते हुए दिखा है। हमें लगता है श्रीराम फाइनेंस BTST पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। फ्यूचर्स में अपसाइड का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो आ सकते हैं वो करीब 2490 से 2510 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 2415 के आसपास। ओके, श्रीराम फाइनेंस। राजेश त्रिपाठी जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नज़र बैंकिंग स्टॉक्स पे है, इन पर्टिकुलरली स्मॉल टिकट साइज एयू फाइनेंस, RBL, बंधन, सिटी यूनियन बैंक, अच्छा ट्रैक्शन है यहाँ पे। तो एक अगर मुझे चुनना है तो थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी एयू बैंक, लुक एट एयू बैंक का चार्ट, मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा बन रहा है, शॉर्ट कवरिंग आ रही है, रादर जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है इसका कल का टारगेट 600 से लेके 610 का होगा। तो एयू बैंक बाय करे। करंट मार्केट प्राइस इज एट 585 इन फ्यूचर। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 577 का। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक इंटरेस्टिंग ट्रेड। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी मैम, मैं ICICI बैंक के साथ जाना चाहूंगा। क्रूशियल 1100 के लेवल के ऊपर ICICI बैंक क्लोज हो रहा है। थर्सडे के 17 में जो इसने अपने गेन्स गिव अप कर दिए थे लगभग ड्यूरिंग द इंट्राडे गेन्स, आज उसने वापस स्टॉक ने रिकवर कर लिए हैं। डेली चार्ट्स देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी है, काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे। अब लगता है कि स्टॉक एक मूव के लिए रेडी है। 1085 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1130 रुपए के टारगेट्स रहेंगे ICICI बैंक पे। अपॉर्चुनिटी ICICI बैंक के। राजेश पालविया का भी ट्रेड ले सकते हैं हम, या हो गया? डायरेक्टर साहब बताइएगा। अच्छा, चलिए, सारे ट्रेड सामने आ चुके हैं। अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति उभर कर आ रही है। 22,470 के आसपास। तो आज 22,529 का लेवल जो हमने छुआ उससे थोड़े से शाय हम जाकर टिक रहे हैं। वीरू, क्लोज तो वैसे अच्छा ही है, एक अच्छा मोमेंटम रहा है दिन भर कायम। हर्षता, क्लोज अच्छा है, बहुत अच्छा है। और देखिए, थोड़ा रिलायंस की जो प्रेजेंस थी वो आज नहीं रही, तो थोड़ा सा मैं खल रहा है। अदरवाइज आप हर्षता, क्रक्स क्या था? सुबह का पूरा जो रोल ओवर्स का डेटा था उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी मार्केट वाइड रोल ओवर अच्छा था, प्लस बैंक निफ्टी इस बार का सबसे स्ट्रॉन्ग आई थिंक इंडेक्स था जिसने रोल ओवर दिए। 84% रोल ओवर वर्सेस 74। नाउ सी, अब जरा बैंक निफ्टी को देखिए हर्षता। 2 बजे हमारी क्या बात हुई थी? स्टे लॉन्ग 47,500 47,430 का जोन जब तक है, स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए। बैंक निफ्टी पे हम डे हाई पे क्लोज हो रहे हैं। इट्स 47,626 एंड थैंक्स टू HDFC बैंक फॉर ए क्लोज अबव 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका डेटा ड्यूरिंग द डे पूरे दिन सपोर्टिव था। 47,500 का पुट राइटर, 300, 200, 400 का पुट राइटर वो कन्विक्शन शो कर रहे थे। मेरे ख्याल से अभी भी लीडिंग इंडिकेटर हमारे लिए रहेगा बैंक निफ्टी। तो हम इसको कैरी करेंगे कल के लिए, स्पेशली बैंक निफ्टी। और निफ्टी पे याद रखिएगा 500 पे थोड़े से कॉल आइटर्स विजिबल है, बट मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देता। टिल द टाइम हम 300 और 400 के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, पर तो दोनों ही इंडस्ट्रीज पे हर्षता लॉन्ग्स को कल के लिए कैरी करेंगे। अगर आपके पास पोजिशनल है, याद रखिएगा पोजिशनल ट्रेड्स का मतलब यह है कि वी आर टेकिंग अ रिस्क एटलीस्ट फॉर 22,200, 22,200 का हम रिस्क ले रहे हैं। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, जैसे कि सुबह बात हुई थी, 47,000 पे पुट राइटर है और 47,050 से लेकर 46,700 के बीच में 3 एवरेजेस आते हैं, तो वहां तक का तो रिस्क हमें रखना पड़ेगा। बहरहाल हर्षता, डाउ जोन्स फ्यूचर्स इस वक्त अगर आप देखें तो मेरे स्क्रीन पे इट्स आई थिंक प्लस बाय 110 पॉइंट्स, करीब 115 अंक ऊपर है। तो अभी एज ऑफ नाउ स्ट्रक्चर में कोई बहुत खराबी नज़र नहीं आ रही है। और बैंक निफ्टी हर्षता मेरे लिए एज ऑफ नाउ लीडिंग इंडिकेटर है। यतिन के बाद चलते हैं और बात करते हैं डीलर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यतिन, डीलर्स का फोकस कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में, सबसे पहले AB कैपिटल, जहां डीलर्स जो है BTST की एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम AB कैपिटल की बात करें तो डीलर्स को लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ लॉन्ग बिल्डअप है और डोमेस्टिक फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। उनको लगता है कि स्टॉक 185 से लेकर 188 तक के लेवल्स दिखा सकता है, जहाँ तक कि अप्रैल सीरीज़ के फ्यूचर्स का सवाल है। इसके अलावा मेटल्स पे भी काफ़ी डीलर्स कंस्ट्रक्टिव हैं। हिंदुस्तान कॉपर तो ऊपर है ही, साथ में नैल्को में भी डीलर्स को लगता है कि यहाँ पोजिशनल खरीदारी कर सकते हैं 5 से 7% के ट्रेडिंग अपसाइड के लिए। इनफैक्ट नाल्को में काफ़ी सारे HNIs बुलिश हैं
और अप्रैल सीरीज में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस देखने को मिल रही हैं अक्रॉस द बोर्ड मेटल शेयरों में। तो मेटल्स में नैल्को और इन जनरल फाइनेंशियल्स में डीलर्स एबी कैपिटल की पसंदगी कर रहे हैं। एबी कैपिटल पर वैसे मानस की भी राय आई थी, वो भी इनफैक्ट एक स्टॉक को इस समय पसंद कर रहे हैं। लेकिन यतिन, क्योंकि आप ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर वैसे भी सुबह से नजर डाल रहे थे, अब तक के जो नंबर्स आए हैं क्या निकल कर आ रहा है? थोड़ा एवरेज ही रहा है, इतनी कोई आतिशबाजी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सो टिपिकली मार्च का महीना थोड़ा बेटर होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सभी के सभी नंबर्स थोड़े एस्टिमेट से नीचे आए हैं। इनफैक्ट अगर आप जो लेटेस्ट नंबर आया है मारुति का, वो भी स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशन आया है। 1,58,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्रियां, 1,87,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्रियां देखने को मिली है। अनुमान था 1,88,000 के आसपास का। कुल बिक्री 10% बढ़ी है, जो कि अनुमान था 11 से 12% बढ़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, तो मार्च की बिक्री कमर्शियल व्हीकल्स के कारण ओवरऑल सेल्स नंबर नीचे आया है, 90,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री हुई है, जबकि अनुमान था 95,000 यूनिट्स के आसपास का। तो यहाँ भी थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है, लेकिन बड़ा डिसअपॉइंटमेंट M&M के साथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही ऑटो सेल्स और ट्रैक्टर सेल्स बिलो एस्टिमेट्स हैं। अगर हम कुल बिक्री की बात करें तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की जो बिक्री है केवल 4% बढ़ी है, जो एक्सपेक्टेशन था डबल डिजिट ग्रोथ होगा। जहां तक कि एसयूवी कारोबार का सवाल है, 13% की ग्रोथ हुई है, क्योंकि नए लॉन्चेस अच्छा कर रहे हैं। हालांकि ट्रैक्टर बिक्री जो है 26% M&M के लिए घटी है। और अगर हम एस्कॉर्ट्स की बात करें तो यहाँ भी 16-17% की गिरावट देखने को मिली है साल दर साल बेसिस पे। टिपिकली जो कमर्शियल व्हीकल सेल्स और ट्रैक्टर व्हीकल सेल्स हैं, ये इलेक्शन वाले क्वार्टर में जो होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, तो शायद इसको आप सीजनल फैक्टर भी मान सकते हैं। थोड़ी सी सीजनैलिटी एट प्ले, लेकिन देखते हैं यहाँ पर पोस्ट इलेक्शंस वो बिक्री के आंकड़े में पिकअप आता है, यानी स्पेशली ट्रैक्टर साइड पर। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। राजेश जी, एस्कॉर्ट्स जैसा ट्रेड जहाँ पर हमने देखा है हर महीने नंबर्स ज़्यादा डिसअपॉइंट भी कर रहे हैं, राजेश तात्पुते, क्योंकि आप स्पेस को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं, 2854 पर अब स्टॉक की तरफ से क्या इशारा है? आज इसने होल्ड किया डिस्पाइट द फैक्ट कि 16-17% गिरावट आई है बिक्री में। जी हर्षदा जी, देखिए अगर आप ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक रिलीफ रैली चल रही है जिसका टारगेट मेरे हिसाब से 2950 के आसपास होना चाहिए। हालांकि थोड़ा आज अटका है, ये जो 50 DMA है वो है करीबन 2870 और इसी लेवल के आसपास अटक रहा है। तो द जिस्ट इज, अगर यहाँ पे पोजीशन लेनी है या अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो मेरे हिसाब से आप यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन। स्टॉप लॉस विल बी एट 28,2820 का स्टॉप लॉस रखे, लॉन्ग कंटिन्यू करे, टारगेट 2950। ओके, इस बीच थोड़ा सा आपको सीरीज के पहले दिन का ही एग्जैक्टली जो डेरिवेटिव्स बैन लिस्ट है उसमें क्या है, वायदा बैन अपडेट। जी वायदा बैन से बाहर आ सकता है क्योंकि जो इसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो रिड्यूस होकर अब करीब 80% के नीचे आ गई है। तो बाकी अब ट्रेड सेंस नहीं है, जैसे अगर आप देखें अपडेट है यहाँ पर बहुत स्पेकुलेटिव काउंटर रहा है, बहुत स्पेकुलेटिव काउंटर ये रहा है। मीनवाइल इट्स 22458। एक बार आपके स्क्रीन पर सीरीज के पहले दिन का अपडेट लेके आते हैं, मतलब लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग। अगर आप मार्केट ब्रेथ को देखें, स्पेशली मिड कैप के प्राइस परफॉर्मेंस को देखें, तो आपको लगेगा कि ब्रेथ तो एटलीस्ट हम अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग कैरी कर रहे हैं। निफ्टी बैंक का क्लोज उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा है जितना कुछ देर पहले शायद एक सेंस मिल रहा था, बट स्टिल इट्स अ क्लोज आई थिंक अबाव 47,550 ट्रैजेक्टरी। लॉन्ग 124, जैसे कि मैं कह रहा था कि ब्रेथ अच्छी थी, 28 में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट का आंकड़ा 28 तक सीमित रह गया और लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी ना के बराबर थी। हिंदुस्तान कॉपर स्टार ऑफ द डे 10% ऊपर। इंडस टावर, मुथूट फाइनेंस, आज गोल्ड प्राइसेस जब फर्स्ट टिक में रिकॉर्ड हाई पे खुले तो प्रूव हो चुका था कि मुथूट और बन्नापुरम डिलीवर करेंगे। नाल्को ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया, डीएलएफ ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया, रियल एस्टेट पूरा का पूरा बसिंग। MCX, जी एंटरटेनमेंट, चंबल फर्टिलाइजर्स, टाटा स्टील, मेटल्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज अपने करियर के हाई पे बंद हुआ। आयशा मोटर्स 2% नीचे रहा, बैकफुट पे, अभी कुछ देर पहले सेल्स फिगर भी आए थे इनके। बाकी गुजर कंज्यूमर, हीरो मोटोकॉर्प, टाइटन, ट्रेंड, इन सभी काउंटर्स में लिक्विडेशन था, प्रॉफिट बुकिंग मोड में थे। और लास्ट स्लाइड आएगी, माफ कीजिएगा, इनमें शॉर्ट बिल्डअप हुआ, मतलब आज ये शॉर्ट बिल्डअप था यहाँ पर। क्लोज हमारा जिस ट्रैजेक्टरी में आ रहा है 22461 और बैंक निफ्टी करीब 47,564। अच्छा, एक बात और यहाँ पे कहने लायक है कि निफ्टी आईटी में कोई स्थिरता आई क्या? आप स्थिरता इस पर्सपेक्टिव से कह सकते हैं कि हमने लास्ट 3 सेशन की कैंडल्स के लोज को नहीं तोड़ा, वायलेट नहीं किया,
बट स्टिल कन्विक्शन का काफ़ी अभाव निफ्टी आईटी में, आईटी स्टॉक फ्यूचर्स में। हर्षदा, ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू। क्लियरली हमने देखा है आज एक अच्छी शुरुआत इस मार्केट की और वो मोमेंटम कायम रहा है। अब चलेंगे वॉल की तरफ और देखते हैं कौन से स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया। अलग अलग पॉकेट्स स्ट्रेंथ थे। स्पेसिफिकली अगर नोट करना है तो वो आपको सेक्टोरल मूव्स में दिखाई देगा कि मेटल्स ने किस तरह से आउट परफॉर्म किया है आज बाजार को। लेकिन बैंक्स ने भी भाग लिया। 450 पॉइंट तक की बढ़त पर लगभग 1% का इजाफा इधर। मेटल इंडेक्स 3.5% ऊपर, वहां निफ्टी आईटी करीब करीब 0.5% ऊपर। लेकिन आप देखिएगा निफ्टी की चाल आज के दिन 137 अंकों की बढ़त पर हम जाकर टिक रहे हैं। सेंसेक्स में जोश है करीब 0.5% से ज्यादा का। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद मजबूत, ज्यादातर समय 9:1 था और इसीलिए यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 850 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिली है इंट्राडे में। वो ग्राफ लेकर आइए जहां पर सारे सेक्टोरल मूवर्स आपको साथ में दिखाई देंगे। ऑटो ने ज्यादा भाग नहीं लिया और ना ही एफएमसीजी ने, लेकिन बाकियों में अगर आप देखें कैपिटल गुड्स में करीब करीब 1000 पॉइंट की रैली है। रियल्टी इंडेक्स आज 4% भागा है। फार्मा की तरफ से अच्छा पार्टिसिपेशन आया। मेटल्स जिसे हम मेंशन कर रहे थे 3-3.5% की तेजी। सरकारी बैंकों में खरीदारी, सीपीएसई इंडेक्स में तेजी। ओवरऑल मार्केट का जो मूव है ऑयल एंड गैस समेत तेजी वाला साबित होता हुआ दिखाई दिया है, बारिंग आपके ऑफ कोर्स एफएमसीजी और ऑटो कंपनियां। अब स्टॉक्स पर आते हैं जहां पर अच्छी खासी एक्टिविटी बनती दिखाई दी। तो मेटल्स में आप गौर करें, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स, जेएसपीएल जैसे काउंटर्स, इन सब में खरीदारी बनती दिखाई दी है और ये दो काउंटर्स सबसे ऊपर खरीदारी में बैठे हैं। हिंडाल्को के लिए एक अच्छा सत्र रहा है। इंडेक्स का हिस्सा वेदांत नहीं है लेकिन उसके लिए भी एक बहुत ही जोरदार सेशन देखने को मिला। डीवीज लैब, श्रीराम फाइनेंस, अदानी पोर्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये दूसरे तेजी वाले काउंटर्स उभर कर आए हैं। आईटी में हमने देखा है टीसीएस जैसे काउंटर्स में तेजी, एचसीएल टेक भी 1% ऊपर, विप्रो में भी खरीदारी का ही सिलसिला जोर पकड़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन बैंकिंग काउंटर्स में आप गौर करेंगे एचडीएफसी बैंक की भागीदारी अच्छी है, 1.5% का इजाफा यहाँ बना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे ट्रेड्स, एक्सिस बैंक जैसे ट्रेड्स, आईसीआईसीआई बैंक जैसे ट्रेड्स में भी आधे % तक के गेन्स बने हैं। जिसने भाग नहीं लिया या फिर जहाँ पर मुनाफा वसूली ज्यादा थी उसमें ऑफकोर्स आयशर, टाइटन, नेस्ले जैसे काउंटर्स थे। और एफएमसीजी स्टॉक्स जैसे हम मेंशन कर भी रहे थे थोड़े से बैकफुट पर आए हैं। कुल मिलाकर आज का क्लोज निफ्टी 50 150 पॉइंट ऊपर 24,475 के आसपास तक का क्लोज बनता दिखाई दिया है और निफ्टी 47,568 पर जाकर टिका है। देख लेते हैं आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला कैसा रहा और वहां पर रिटर्न्स क्या बनते दिखाई दिए हैं आज के क्लोज पर। तो नीरज ने कजारिया सेरेमिक्स, एचजी इंफ्रा, गार्डन रीच शिपयार्ड, ऑरो फार्मा जैसे स्टॉक्स जोड़े थे अपने पोर्टफोलियो में और वहां पर बहुत तगड़े मूव्स देखने को मिले हैं। आशीष की टीम में उदयपुर सीमेंट वर्क्स 11% ऊपर, कार ट्रेड में 10% के रिटर्न्स मिले। ऐसे ही ईआईएच और कर्नाटका बैंक भी विनिंग साइड पर ही रहे हैं 5 और 6% के रिटर्न्स के साथ। तो ये रहा आज का सत्र। हमने आज इस वित्त वर्ष की शुरुआत में 22,529 या 30 का ऑल टाइम हाई छुआ और उससे ज्यादा दूर नहीं, इनफैक्ट 22,475 पर जाकर टिके हैं। जी हर्षदा, तो बीते वित्त वर्ष का जो अंतिम सेशन था वो भी बेहद शानदार था और नए वित्त वर्ष का पहला सेशन वो भी बेहद शानदार रहा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर ट्यूसडे। मंगलवार का दिन इससे भी अच्छा रहे, ब्रेथ अच्छी थी, मिड कैप्स में रंगत फिर लौटी। इसी उम्मीद के साथ अभी चलते हैं और कल फिर मुलाकात होगी सारे संकेतों के साथ, समीकरणों के साथ सुबह मॉर्निंग कॉल में और उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।